चलिए दोस्तों, तो हमने कर लिया था बोर्स मॉडल और उसमें कुछ हाइपोथेसिस आई थी। बोर ने जो पहला जो पॉस्टुलेट दिया था वो था स्टेशनरी स्टेट्स का। दूसरा जो पॉस्टुलेट दिया था बोर ने, देखना चाहते हो थोड़ा बहुत याद है, NH अपॉन 2 पाई, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम शुड बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2 पाई। ये कहाँ से दे दिया, इसका आइडिया लेना है अपने को। दूसरा जो ऐसा बोल दिया कि जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट्स में चलता है तब उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, रेडिएट नहीं करता एनर्जी, ठीक है। वो कैसे कर दिया, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है। दिस इज मैटर वेव्स नाम का टॉपिक है। किसने दिया है सारा, डी ब्रॉगली ने दिया है, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर अपने को आइडिया रहे कि कब कब हुआ था काम, तो प्लैंक और बोर्स मॉडल का मैंने कुछ कुछ आइडिया दिया था शायद, कब कब हुआ था। बोर मॉडल कब आया, प्लैंक कब आया, आइंस्टाइन ने कब अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया है, ठीक है ना। ये सब कुछ चल रहा है 1900 1901 के आसपास की बात चल रही है वाली। और देखो ये कब आया, 1924 में आया डी ब्रॉगली, और तब उसने दिया है, यानी कि 24 साल तक जो बोर का हाइपोथेसिस था वो एज इट इज चलता रहा, उसका कोई आंसर नहीं मिला। 1924 में डी ब्रॉगली ने आंसर दिया है। MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई कैसे लिख दिया, या स्टेशनरी स्टेट्स कैसे बोल दिया, वो वाली चीज पे, ठीक है भाई लोग। तो डी ब्रॉगली put forward a bold hypothesis that moving particle of matter should display wave-like properties under suitable conditions। तो डी ब्रॉगली ने बेसिकली शुरुआत की है उस चीज की, जब हम कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल कभी वेव है कभी मैटर है, यानी कि जो डुअलिटी की बात हुई है श्रोडिंगर के बाद, श्रोडिंगर भी तभी आया है 1925, उसके बाद और डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के बाद बात हुई है कि डुअलिटी के एक पार्टिकल कभी वेव और कभी मैटर दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, आप इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल भी ट्रीट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव भी ट्रीट कर सकते हो, दैट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि कब मुझे क्या लेना है, ठीक बात है। So this was the case. Okay, moving particle matter should display wave-like properties under suitable conditions. So he reasoned the nature was symmetrical, and another two basic physical entity, matter and energy, must have symmetrical characters. तो जो एनर्जी का कैरेक्टर है वो है वेव, और मैटर का जो कैरेक्टर है वो है, मतलब मैटर मैटर ही कैरेक्टर है ना। मैटर का कैरेक्टर है कि वो मोमेंटम है, उसमें मास है इनटू वेलोसिटी है, तो मोमेंटम निकाल सकता हूँ। और वेव का कैरेक्टर क्या है, वेव की फ्रीक्वेंसी है, वेव की वेवलेंथ है। सो क्योंकि ये दोनों चीजें सिमेट्रिकल है, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी E इज इक्वल टू mc², आइंस्टाइन कह सकता है कि दे आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, के मास से एनर्जी, एनर्जी से मास इस इक्वेशन के थ्रू इंटर कन्वर्टेबल है। तो डी ब्रॉगली ने फिर बोला कि मैटर में भी वेव्स होनी चाहिए और वेव्स भी एज ए मैटर ट्रीट करना चाहिए। तो ये हाइपोथेसिस है डी ब्रॉगली का। इफ रेडिएशन शोज डुअल एस्पेक्ट, मतलब डुअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल बोथ, शो शुड मैटर, तो मैटर में भी वेव और मैटर दोनों एस्पेक्ट्स होने चाहिए। तो डी ब्रॉगली proposed that a wavelength lambda associated with a particle of momentum p will be given by this, कि कोई एक पार्टिकल है जिसका मोमेंटम है p, तो उससे एसोसिएटेड एक वेवलेंथ लैम्डा भी होगी, और वो कैसे दी जाएगी, इस रिलेशन से, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब उसने ये नहीं कहा कि ये इसके लिए वैलिड है उसके लिए वैलिड नहीं है, कि मैटर के लिए है वेव के लिए, वट एवर इट इज, जो भी कुछ है सबके लिए वैलिड है, मैटर के लिए भी वेव के लिए भी, ठीक है भाई लोग। दिस वॉज द हाइपोथेसिस गिवन बाय द डी ब्रॉगली। अब इसको कैसे फिट, Yes. E इज इक्वल टू एम इंटू सी, ये वाली चीज एम इंटू सी स्क्वायर ऐसा, ठीक है ना। E क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा, और ये क्या हो गया भाई, एम सी स्क्वायर, सी से काटा सी, ये क्या हो गया, एम इंटू सी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। एम इज मास एंड सी इज पार्टिकल्स वेलोसिटी, Velocity. करेक्ट। तो ये सारा मिला करके क्या हो गया भाई, मोमेंटम। तो एच अपॉन Momentum. मोमेंटम। लेकिन अभी तक ये समझा जा रहा था कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ट्रू है, क्योंकि अभी जब तुमने वेलोसिटी निकाली थी किसी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की, तो 10⁶ Z/n टाइप की आ रही थी।
सो वेलोसिटी किस ऑर्डर की है? 10⁶ के ऑर्डर की वेलोसिटी है। इट मीन्स ये लाइट की वेलोसिटी के बहुत पास है। तो लाइट के आसपास यानी कि इतनी हाई वेलोसिटी पे अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा देन ओनली इट विल शो वेव लाइक कैरेक्टर्स। ठीक है ना? ऐसा डी ब्रॉगली से पहले ऐसा हाइपोथेसिस था। डी ब्रॉगली ने जो दिया, मेरी आवाज आ रही है क्या? सर बार बार आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी वॉइस कट हो रही है। डन, अभी ठीक है? हाँ सर। चलिए, सो डी ब्रॉगली ने उसके बाद हाइपोथेसिस दिया कि चाहे मैटर हो या वेव हो, तो मैटर का मोमेंटम है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव भी होगी, वेव की एक वेवलेंथ है तो उससे एसोसिएटेड एक मोमेंटम भी होगा। दिस वाज द हाइपोथेसिस गिवन बाय द डी ब्रॉगली। आगे क्या है भाई? मास ऑफ द पार्टिकल m है, v उसकी स्पीड है, तो इक्वेशन ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p या h अपॉन m इंटू v, दिस कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन, और लैम्डा को कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। The dual aspect of the matter is evident in the de Broglie relation. On the left hand side equation, lambda is the attribute of wave, while the right hand side momentum is the attribute of particle. तो पार्टिकल को दिखा रही है एक साइड वेव को दिखा रही है। सो दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी इंटरकन्वर्टिबल टू ईच अदर, यानी कि मैटर से एसोसिएटेड एक वेव होगी, वेव से एसोसिएटेड एक पार्टिकल होगा। Equation for the material particle is basically a hypothesis whose validity can be tested on the experiment. चलो जरूरत नहीं है ये चीज, चलेगा, डन। इतना तो समझते हैं अपन लोग। तो भाई इक्वेशन क्या हो गई? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी। ठीक है भाई तेजस, एच अपॉन एम वी। अब पॉइंट ये है कि हमारे आसपास भी बहुत सारी चीजें दिन भर में चल रही होती हैं, हमें बहुत सारी चीजें मूव करती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, क्रिकेटर ने एक बॉल फेंकी, एक बस जा रही है, एक ट्रेन चल रही है, तो हमें तो वो पार्टिकल ही दिखती है, हमें तो कहीं वेव नहीं दिखाई देती उसके पीछे, या उससे रिलेटेड कोई वेवलेंथ नहीं दिखाई देती मुझे तो। फाइन। सो उसकी कैलकुलेशन है एक छोटी सी, देखिए कि अगर मैं एक बॉल लेता हूं सपोज जिसका मास है 0.12 किलोग्राम विच इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। अपने आसपास जो चीजें मूव कर रही होती हैं ज्यादा से ज्यादा कितने से मूव कर रही होंगी? ठीक है ना? अब एक रेसिंग कार की स्पीड देखो तो कितनी हो जाएगी, मान लो 200 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं उसको कन्वर्ट करूं 5/18, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी क्या? अभी ये हो जाएगी कुछ 55 मीटर पर सेकंड ऐसे। इससे ज्यादा तो हमने और कौन सी स्पीड देखी है अपने आसपास की चीजों में? डन है क्या? मास वेरी यस। कर सकता है भाई, छोटे से लेके, और कितना मास होता है एक ट्रक का, ट्रेन का मास भी ले लें तो समथिंग 10⁻³ 6 किलोग्राम टाइप का कुछ आ जाएगा मान लीजिए। तो उससे एसोसिएटेड अगर मैं मोमेंटम निकालूं P इज इक्वल टू एम इंटू वी हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पे जो बॉल का एग्जांपल लिया गया वही ले लेते हैं सपोज, तो कितना हो गया 1.2 इंटू 20, तो कितना मोमेंटम हो गया भाई? 2.4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इतना मोमेंटम हो गया। अगर मैं इससे एसोसिएटेड वेवलेंथ निकालता हूं तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच कितना होता है? 6.625 इंटू 10⁻³ -34। 34 होता है, 35 होता है? सर -34। -34। तो भाई ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम लिखा, इतनी आ रही है वेवलेंथ। ठीक है, हमने जो अभी तक वेवलेंथ पढ़ी है, हम किस रेंज की वेवलेंथ पढ़ते हैं? हमने एंगस्ट्रॉम से नीचे पढ़ी नहीं कभी भी, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में पढ़ी है हमने। चलो ज्यादा करेंगे 10⁻12, इसमें चले जाएंगे, पिको की रेंज में चले जाएंगे। ऊपर हमने कितनी पढ़ी है? 10 मीटर 100 मीटर तक की वेवलेंथ हमने पढ़ी है कि जैसे कि साउंड की वेवलेंथ होती है ना, साउंड की वेलोसिटी कितनी है? 330 मीटर पर सेकेंड। और साउंड कहाँ से कहाँ तक होती है भाई? ऑडिबल रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है क्या? तो देखो वेवलेंथ यहाँ पे कितनी आ जाएगी, इसकी वेवलेंथ 16.5 मीटर आ जाएगी, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 16.5 मिलीमीटर आ जाएगी। तो 16.5 मीटर, तो ठीक है, मैंने टेंस की रेंज में, 100 की रेंज में भी मुश्किल ही है, बट चलिए ऐसा मान लेता हूँ। तो इस रेंज में हमने वेवलेंथ पढ़ी है। ये जो वेवलेंथ अपन देख रहे हैं, ये वेवलेंथ तो, इसको तो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास। तो आप देख पा रहे हो कि एक जो बॉल है 0.12 किलोग्राम की, जो कि 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है
वो है, लेकिन वो इतनी छोटी है दैट इज नॉट बी एबल टू डिटेक्ट बाय द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, तो ये मैं इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इतनी छोटी वेवलेंथ है ये। सो दैट्स व्हाई उनका भी वेव कैरेक्टर है, लेकिन वेव कैरेक्टर इतना कम है कि उनका जो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देता है नॉर्मल डेली लाइफ में जो चीजें दिखाई दे रही होती हैं, उनका सिर्फ पार्टिकल कैरेक्टर ही डोमिनेंट दिखाई दे रहा होता है, वेव कैरेक्टर उनका बहुत ही नेग्लिजिबल है। बट ऐसा नहीं कि नहीं है, सो दोनों को एग्जिस्ट कर रही हैं चीजें, बट पार्टिकल नेचर इज डोमिनेंट एंड वेव नेचर इज नेग्लिजिबल। ठीक है क्या भाई लोग? So this wavelength is so small that is beyond any measurement. This is the reason why macroscopic objects in our daily life do not show wave-like properties. On the other hand, the subatomic particles, wave character of particle is significant and measurable. एक इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो उसका मास आप कितना लिखते हो 9.1 10 की पावर माइनस 31, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 के रेंज की है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मोमेंटम आएगा, और जब लैम्डा निकालूंगा और एच अपॉन पी करूंगा तो यहाँ है 10 की पावर माइनस 34, नीचे 10 की पावर माइनस 31, 10 की पावर 6। ठीक है ना, तो ये कुछ ठीक ठाक रेंज में आ जाएगी कि एंगस्ट्रॉम तक अपन लोग मेजर कर लेते हैं, तो वहां पे वेव कैरेक्टर दिखाई देगा। ठीक है ना, तो लाइट का वेव कैरेक्टर दिखाई देता है, इसलिए साउंड का वेव कैरेक्टर अपने को दिखाई देता है। फाइन। सो डेली ऑब्जेक्ट जो अपन यूज कर रहे हैं उनकी जो वेवलेंथ है बहुत कम है। तो दिस वाज द हाइपोथेसिस गिवन बाय द डी ब्रॉगली रिलेटेड टू द ड्युअलिटी ऑफ मैटर एंड वेव। देखिए भाई, ये तो पुराने देसी फॉर्मूले अपने के मोमेंटम है काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसे डील करता है। मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी क्या रिलेशन है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा भाई पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये वाला जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इसको मैं एच अपॉन पी की जगह पे ट्वाइस ऑफ एम इंटू काइनेटिक एनर्जी ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या अंडर रूट भी कर दूँ इसका, ऐसा भी कर सकता हूँ भाई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डाल सकता हूँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालनी है तो अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी को E इंटू वी लिख दूंगा, एंड दैट गिव्स लैम्डा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी की फॉर्म में। ये एक फॉर्मूला हो गया मोमेंटम और वेवलेंथ के रिलेशन का, बस इसी को कन्वर्ट करके ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसको आप और भी ठीक करना चाहते हो कि मैं इलेक्ट्रॉन के लिए काम कर रहा हूँ, सपोज इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहता हूँ, तो m डाल देता हूँ इलेक्ट्रॉन का मास, E डाल देता हूँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और h की वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है ना, तो कुछ चीजें हैं कि डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगी कैलकुलेट होकर के कितनी वैल्यू आती है, नहीं तो आपको बैठ के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये पूरी वैल्यू हो गई, और इसमें मैं h को m को e की वैल्यू को ऑलरेडी सब्सटीट्यूट करके याद कर लेता हूँ, तो दिस समथिंग लाइक बिकम ऐसा ऐसा हो जाता है। ठीक है, 1.2 किसी किसी बुक में आप देखोगे ऐसा लिखा रहेगा अपॉन अंडर रूट वी, देखना कोई ज्यादा फर्क है क्या दोनों में, 1.2345, लेकिन ये याद करने में थोड़ा आसान है ना, 12345 अपॉन अंडर रूट वी, इतने नैनोमीटर विल बी द लैम्डा। तो ऐसे करके याद कर लेना भाई कि किसी इलेक्ट्रॉन को, सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक है ये, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन कह दिया तो भाई फिर मास तो चेंज हो जाएगा ना प्रोटॉन का, तो इसलिए अपने को ये वाला बेस फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन के लिए वाला फॉर्मूला सच है कि 1.2345 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, इतने नैनोमीटर विल बी द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। तो अगर v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर देता हूं, तो उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी दिस 1.2345 अपॉन अंडर रूट ऑफ v। चलेगा भाई लोग? यस सर। यस सर। ठीक है दोस्तों, यस सर। चलिएगा देखिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल इफ v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इन वोल्ट, सपोज 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ आ रही है ऐसा 0.112 नैनोमीटर। दिस वेवलेंथ इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ द स्पेसिंग बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स इन द क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल के जो एटॉमिक प्लेन्स होते हैं उनकी जो इंटर
मॉलिक्यूलर स्पेसिंग होती है वो इस ऑर्डर की होती है 1.12 एंगस्ट्रॉम, वो 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 0.1 एंगस्ट्रॉम ऐसी रेंज की होती है। तो इसके थ्रू हम क्रिस्टल लैटिस को स्टडी कर सकते हैं। उसको तुमने शायद एक नाम सुना होगा, ब्रैग्स लॉ, केमिस्ट्री में आता है शायद ये, जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे होते हो। हाँ कि ना? हाँ सर, सर अभी अब तो आएगा। हमने सॉलिसिटेट पता नहीं है सर। वही तो देखिए, कोई भी लैटिस होता है तो उसमें एक परफेक्ट ऑर्डर होता है, सारे एटम्स एक परफेक्ट लैटिस में लगे होते हैं सब इस तरह से, ठीक है ना? ऐसे लैटिस में लगे होते हैं यूं, फाइन। तो इस तरह से लैटिस होता है पूरा। तो लैटिस की ये वाली जो स्पेसिंग है ये मैटर करती है, 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास की रेंज की होती है, मतलब 100 से लेकर के 0.1 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। एवरेज करके सपोज मान सकता हूँ, सपोज 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास की रेंज की होती है। तो ये जो वेवलेंथ आ रही है 120 वोल्ट पे एक इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आ रही है वो 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। तो इस तरह के एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को इस लैटिस की स्टडी करने में यूज किया जाता है, क्योंकि ये भी उसी ऑर्डर का है तो ये इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा कहीं पे, वहां पे रिफ्लेक्ट होगा, वापस आएगा। और मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आया, तो इस तरह की 2 वेव हो गई। अब इन दोनों का इंटरफेरेंस स्टडी करके देख सकता हूँ कि अंदर क्रिस्टल कैसा है। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम आगे अभी पढ़ेंगे, फाइन। बट दिस वाज ए यूटिलिटी कि किस तरह से what are the de Broglie wavelengths associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volt। ठीक है, देसी काम हो गया भाई। 1 2 3 4 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.123 0.123 क्या? एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर। नैनोमीटर, बस ये ध्यान रखना, सर एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर। चिपका देना वहां पे। तो 0.123 एंगस्ट्रॉम नहीं है, नैनोमीटर है भाई। देखिए भाई, ये है खतरनाक बढ़िया चीज, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन फॉर द बोर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। जो सेकंड पोस्टुलेट था बोर का, उसने कहा था इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकते हैं जहां पे उनका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होता हो। वो कैसे कह दिया उसने, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है डी ब्रॉगली ने। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा और पढ़ के थोड़ा समझ में आएगा, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। डी ब्रॉगली आर्ग्यूड दैट द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट as proposed by the Bohr must be seen as a particle wave। तो उसको पार्टिकल की तरह समझो। in analogy to the waves traveling on a string, जैसे स्ट्रिंग में वेव ट्रेवल कर रही होती है, ठीक उस तरह से उस पार्टिकल और उसकी वेव को समझे। पार्टिकल वेव टू कैन लीड टू स्टैंडिंग वेव्स under resonant condition। We know that when the string is plucked a vast number of wavelengths are excited। wave sound याद है क्या थोड़ा थोड़ा? हाँ सर। स्टैंडिंग वेव Yes, कैसे sir. बनती है? स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है भाई लोग? y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, एक तो ये होनी चाहिए, और y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस के एक्स, है ना? एक ऐसे जा रही होती है, एक ऐसे जा रही होती है, सुपर इम्पोज करती हैं, तब जा करके वेव बनती है। अब इसके बाद जो वेव बनती है, मान लीजिए अगर दोनों के जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, तो फाइनल जब आप वेव का इक्वेशन लिखते हो तो क्या आप 2a लिखते हो यहाँ पे, ओमेगा टी और कॉस के एक्स इस टाइप के लिखते हो? तो एम्पलीट्यूड स्टैंडिंग वेव के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हाँ कि ना? Yes, sir. ऐसे ही होता है। होता है सर। यस थोड़ा सर। थोड़ा याद कर लो वेव साउंड में क्या होता था। तो इस तरह का भाई स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्रिएट होती है, एम्पलीट्यूड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और क्या स्टैंडिंग वेव जब बनती है तो एनर्जी एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में कन्फाइंड हो जाती है और प्रोपेगेट नहीं कर पाती, इसीलिए उसे स्टैंडिंग वेव कहते हैं। ये होता है एंटी नोड, एक होता है नोड। तो एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में जो एनर्जी है वो वहीं पे ट्रैप हो जाती है, यहां से बाहर नहीं निकल पाती, मतलब प्रोपेगेट नहीं करती। एक होती है सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, उसमें तो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है क्या? लेकिन स्टैंडिंग वेव में एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में ही फिक्स हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसका बनेगा नोड और इसका बनेगा एंटी नोड, तब इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी भाई? सॉरी, यहाँ बनेगा नोड, इसका बनेगा एंटी नोड, इसका बनेगा
नोड, और इसका बनेगा फिर एंटी नोड, और फिर इसका बनेगा नोड। देखिएगा ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, ये नोड यहाँ पहुंच के एंटी नोड बनेगा, ये यहाँ पहुंच के फिर नोड बनेगा। तो नोड एंटी नोड इस तरह से ट्रैवल करते रहेंगे, लेकिन एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में जो एनर्जी है दैट विल बी ट्रैप्ड इन इटसेल्फ। तो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं हो रही, कहीं पे फंस गई है एक जगह पे बस। ठीक है क्या दोस्तों? ये वाली सेम चीज अगर ये इस तरह से वेव चलती हुई थी, पूरी स्टैंडिंग वेव इस तरह से थी, अगर मैं इस पूरी स्टैंडिंग वेव को पकड़ के गोल करके इस ऑर्बिट के ऊपर चिपका दूं, इस पूरी वेव को गोल करके ऐसे चिपका दूं, ऐसे तो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना भाई? Yes, इलेक्ट्रॉन sir. घूम रहा है, एसोसिएटेड एक वेव होनी चाहिए, और उस वेव का जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा। तो देखिए इसका एक एंड आया ये, एक एंड आया ये, अगर तो ये एंड और ये एंड ऐसे मिले, सो दे आर नॉट इन फेज, तो ये फेज में नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों एंड इस तरह से मिले सच दैट कि ये सेम फेज में मिले, और ये जाके ऐसे मिला, सेम फेज में मिला, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये वेव कहां से शुरू हो रही है, ये स्ट्रिंग कहां से शुरू हो रही है और कहां पे खत्म हो रही है। यस नो? Yes, sir. तो ये है सेम फेज में जब दोनों एंड मिलेंगे एक जगह पे जा करके, तो स्ट्रिंग ऐसी बनेगी दैट यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कहां से स्टार्ट हो रही है कहां से खत्म हो रही है। जबकि यहाँ पे जो मिल रहे हैं वो डिफरेंट एंड में मिल रहे हैं। तो ये जब वेव इसमें पेनिट्रेट करेगी अंदर जाके, तो ये इसके एम्पलीट्यूड को ओवरलैप करके खराब करेगी। तो जो एम्पलीट्यूड बने होने चाहिए थे स्टैंडिंग वेव बनने के लिए, वो गड़बड़ हो जाएंगे। तेजस समझ रहा है क्या? Yes. तो देख यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है एक वेव की, उसको क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं क्या भाई? ये अगला लैम्डा है, ये अगला लैम्डा, अगला लैम्डा, अगला लैम्डा, अगला लैम्डा। तो ये सारे लैम्डा 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 डिस्टेंस कर करके क्या हो जाने चाहिए कि जो पूरी पेरिफेरी है सर्कल की, क्या वो एन लैम्डा के बराबर होने चाहिए? Yes, sir. तो दोनों वेव जो मिल रही होंगी, जो वेव के जो दोनों एंड्स मिल रहे होंगे वो इन फेज मिल रहे होंगे। तो ठीक है क्या? अगर इन फेज मिलेंगी तो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेंगी। स्टैंडिंग वेव में एनर्जी का लॉस नहीं होता क्योंकि एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती, समझे क्या? जबकि इस वाले केस में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी। तो वो सारे केसेस जहां पे 2 पाई आर इज नॉट इक्वल टू एन लैम्डा, दे ऑल रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर नॉट पॉसिबल। लेकिन वो सारे 2 पाई आर जो कि एक इंटीजर लैम्डा के इक्वल हो जाते हैं, वो सारी रेडियस पॉसिबल हैं, क्योंकि वहां पे सस्टेन्ड स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी जो कि एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगी। और अगर वो अलग अलग फेज में मिलेंगी तो ये इसके अंदर पेनिट्रेट करेगी, ये इसमें पेनिट्रेट करेगी, और ये एक दूसरे के ऑसिलेशंस को यानी कि एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा कर देंगी, और वहां पे फिर एनर्जी का फ्लो बन जाएगा, रेडिएट होगी एनर्जी। लेकिन यहाँ पे एनर्जी का फ्लो हो जाएगा बंद। अगर एनर्जी का फ्लो बंद हो जाएगा तो भाई इन फेज स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेंगे, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए अगर मुझे स्टैंडिंग वेव क्रिएट करानी है तो। ये पॉइंट समझेगा? तो 2 पाई आर यानी कि सर्कल की पेरिफेरी शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, ऐसा होना चाहिए। अब डी ब्रॉगली साहब तो पहले ही कह चुके हैं भाई लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन पी होता है अपना, तो लैम्डा ऐसा हो गया। और एन एच अपॉन पी क्या होता है भाई? एम वी होता है। ये क्या हो गया? 2 पाई आर। देखियो भाई जरा, एम वी आर को उधर कर दूं और एन एच अपॉन 2 पाई को यहाँ पे कर दूं तो चलेगा? तो ठीक है क्या? Yes, sir. ये हो गया भाई फोर्थ पोस्टुलेट। ये प्रूव कर दिया लड़के ने कि वो कुछ स्पेसिफिक आर होंगे जहां पे 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा का मल्टीपल हो रहा होगा, सिर्फ उन आर के लिए ही ऑर्बिट पॉसिबल है, और बाकी रेडियसेस के लिए ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। तो जिनमें स्टैंडिंग वेव क्रिएट होगी सिर्फ उन रेडियस के लिए ही ऑर्बिट पॉसिबल है, बाकी के लिए नहीं है। ठीक है भाई लोग? तो मतलब सर बॉर्ड ने खाली बताया था कि ऐसे स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं और उसने प्रूव कर दिया इस चीज को। यस यस यस, ठीक है।
तो ये हो गया भाई लैम्डा, दैट शुड बी द मल्टीपल, और वो सारे आर में पॉसिबल है। जैसे इससे अगले वाले आर पे जाओगे आप, तो सपोज यहाँ से एक वेव चल रही थी ये वाली, ये जब ये यहाँ से आके मिलेगी तो यहाँ नहीं मिलेगी, कहीं आगे पीछे हो जाएगी, और तभी यहाँ पे एनर्जी लॉस शुरू हो जाएगा और ये वाला ऑर्बिट पॉसिबल नहीं होगा। सो ऑल दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल इन विच द सस्टेन्ड स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। तो उसके लिए कंडीशन ये आई कि 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए, और इसी में लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन पी रख के, लैम्डा है भाई, लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन पी रख के ये प्रूव कर दिया गया कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होना चाहिए। तो हाउ स्टैंडिंग वेव्स इन एन ऑर्बिट लुक्स लाइक, कि ऐसा होना चाहिए। The standing wave is shown in the circular orbit where 4 de Broglie wavelengths fit into circumference of the orbit। तो पहला ऑर्बिट क्या है जिसमें एक वेवलेंथ फिट हो जाती हो। दूसरा ऑर्बिट क्या है, मतलब दूसरा ऑर्बिट का मतलब n इज इक्वल टू 2, तो यहां भी तो n इज इक्वल टू 2 है, यानी कि जिसमें 2 वेवलेंथ फिट हो जाती हैं वो दूसरा ऑर्बिट है। तो n इज इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट, तो उसमें 3 वेवलेंथ फिट हो जाती हूँ, 4 तो 4 वेवलेंथ फिट हो जाती हूँ, ठीक है। तो दिस इज हाउ n गोज। दिस इज द क्वांटम कंडीशन प्रपोज्ड बाय द बोर्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फाइन, ठीक है भाई लोग, ये समझे क्या? यस सर। फाइन, चलेगा। तो ये था बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट का डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन। फाइन, क्वेश्चन देखते रहेंगे। ये देखना क्वेश्चन, एक स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम emits a photon corresponding to first line of Lyman series. What velocity does the atom acquires? एक स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम है 1h1 और उसमें से निकल भागा एक फोटोन करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन कहाँ पे आती है भाई? n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 2, यानी कि एक्साइट इलेक्ट्रॉन 1 से 2, 2 से 1 में, मान लीजिए 2 से 1 में आया होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक फोटोन निकला होगा। तो इसमें से जब एक फोटोन निकल के भागेगा तो फोटोन की कुछ ना कुछ वेवलेंथ तो होगी जो निकल के जाएगा। कितनी होती है भाई लाइमन की पहली? आर जेड स्क्वायर 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4/3r इक्वल टू लैम्डा 1 2 होती है सर। 1/2 Yes, sir. 12. हाँ 12 1/2 angstrom। एंगस्ट्रॉम। तो इतनी वेवलेंथ का एक फोटोन निकल के भागेगा यहाँ से, ठीक है। तो क्या उसका मोमेंटम निकाल सकता हूँ मैं? h over lambda। ठीक है ना। हाँ सर, निकल वो जाएगा। जो निकलने वाला फोटोन होगा उसका मोमेंटम भी अपने पास वेवलेंथ से निकाल लिया हमने। अब अगर फोटोन यहाँ से निकल के भागेगा, पहले ये कैसे था, रेस्ट में बैठा हुआ था और तब यहाँ से फोटोन निकल के भागा, तो जब फोटोन इधर जाएगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए क्या इसको इधर नहीं जाना पड़ेगा? यस Yes, सर। sir. इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम ऑफ फोटोन प्लस मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलेगा भाई लोग? Yes, sir. व्हाट वेलोसिटी डज द एटम एक्वायर्स, ये पूछा है, समझ गए कहाँ से आएगी? हाँ sir. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा देंगे सर, जो बची होगी उसकी मिल जाएगी। काइनेटिक क्यों करेगा, हो तो गया इससे भाई। इनिशियल मोमेंटम था 0, अच्छा, फाइनल टोटल मोमेंटम तुझे मोमेंटम। हाँ इसका मोमेंटम तो मिल गया, अब तुझे सिर्फ एटम का मोमेंटम। इसका मतलब एटम का मोमेंटम कितना होना चाहिए? जो निकला न्यूट्रॉन उसके बराबर ही होना चाहिए निकले फोटोन के यस सर। भाई, क्योंकि इनिशियल Yes, sir. ये कितना होगा? m इंटू वी, दैट इज इक्वल टू, ये तुमने निकाला होगा h अपॉन लैम्डा करके, ठीक है क्या। एटम का मास कैसे निकालोगे? एटम का मास कितना हो जाएगा भाई? उसमें एक है इलेक्ट्रॉन एक है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास विल बी द टोटल मास ऑफ द एटम, ठीक है। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 10 to the power minus 27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? -30। 9.0 minus 30. तो इलेक्ट्रॉन के मास को तो प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में अप्रोक्सीमेटली नेग्लेक्ट ही कर सकता हूँ, 1/10,000 टाइम्स छोटा है उससे, तो बस प्रोटॉन का मास रख लूंगा, एंड दैट्स हाउ आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ Hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम। ठीक है क्या दोस्तों? ठीक है। यस सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला प्रिंसिपल भी अप्लाई होंगे, क्योंकि जब हमने उसको पार्टिकल ही मान लिया तो फिर पार्टिकल वाली चीजें भी अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर।
ठीक है दोस्तों। तो ये जस्ट एक एग्जांपल Yes, था, sir. ठीक है, ट्राई मार लेना ऐसा। ये देखना भाई, दो आइडेंटिकल नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है, पोजेसिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ1 एंड λ2। दो पार्टिकल भागे जा रहे हैं, राइट एंगल पे हैं, λ1 λ2 है। तो जब वो बोले λ1 λ2, तो देन यू विल कम टू नो कि मोमेंटम भी है इनके, है ना, p1 और p2। तो फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ईच पार्टिकल इन द फ्रेम ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से पूछा गया है कि कितनी वेवलेंथ होगी अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखूंगा, ठीक है। तो एक पार्टिकल दौड़ते जा रहा है इधर, एक पार्टिकल जा रहा है दौड़ते हुए इधर, इसका मोमेंटम है सपोज p1, ये कितना हो गया h अपॉन λ2, और ये वाला हो गया h अपॉन λ1। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखना चाहता हूं कि मुझे नेट मोमेंटम कितना दिखाई देगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। क्या करें भाई लोग, प्रियांशु? सर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से मोमेंटम निकाल पाएंगे आप? यस सर। भाई सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर मैं वेलोसिटी मोमेंटम कर सकते हो, मैं जाना नहीं चाहता उसमें। एम वी सी एम इज इक्वल टू P1 plus P2 P2 अपॉन टोटल मास। yes sir. नहीं, क्या निकालेंगे अपन? सर टोटल मास को उधर ले लो ना, निकल सर टोटल मास को ऐसे लिख लूंगा, मोमेंटम को कंजर्व, मोमेंटम सेंटर मास आ गया। ठीक है, मोमेंटम सेंटर ऑफ मास हो गया। अब ये एक राइट एंगल पे होंगे एक दूसरे से, तो अगर मैं इसका निकालूंगा मैग्नीट्यूड, तो इतना आ जाएगा क्या? ये तो वेक्टर। यस सर। तो भाई अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर का ऐसा आ जाएगा, ठीक बात है। तो इसके लिए लैम्डा कितनी होगी ऐसा पूछा गया है, तो लैम्डा कितनी होनी चाहिए भाई इसके लिए? h अपॉन अंडर रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, ठीक है। p1 की वैल्यू ये रही, p2 की वैल्यू ये रही, ठीक है क्या भाई लोग? सही है, ये लैम्डा यस सर। 1 होगा, ये लैम्डा 1। हाँ जी बोलो। सही है सर, ठीक है। चलेगा, डन। ये वाला क्वेश्चन शायद मुझे कुछ ऐसा याद है, कोई तो या तो मेंस में तो एडवांस में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आसान ही है, तो कुछ खास नहीं। हाँ ठीक कर रहा है, तो सही कर रहा है। P1 M1 क्यों होगा? P1 V1 होगा ना। अबे तो तूने डायमेंशन ही बदल दी। सर हमें सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम ही तो निकालना है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से मोमेंटम निकालना है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो चलिए, ये कुछ कुछ तो क्वेश्चन हो गए, बाकी जो इसमें लिखा है वो ट्राई कर लेना। तो पिछले वाले किए हैं या नहीं किए वाले? सर पिछले वाले कंडीशन आपने पहले दिए थे। कर लिए, ठीक है। बाकी जनता किए हैं कि नहीं किए हैं? श्रेया? कर रहे हैं सर। ओके, चलिए, कुछ भी डाउट होंगे तो वो अपन एक नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसमें कंसिडर करेंगे सारे डाउट्स। तो ये हो गया, प्लस ये आगे कुछ दे रखे हैं, और ये ट्राई कर लेना। आसानी है, थोड़ा लैंग्वेज में फंस सकते हो अगर कहीं फंसोगे तो, ठीक है ना। फाइन। चल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्स रेज। ये एकदम हॉट टॉपिक है मेंस का, इसमें से चीजें पूछी जाती हैं। देखिए भाई, एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो वर्ड ऐसे लिखे होते हैं इनमें डेटा छुपा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे कि कैथोड रेज थी, वो भी कैसी थी भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी। तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती थी। तो क्या ये भी होनी चाहिए? तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगी, इसका मतलब इनके ऊपर चार्ज है, दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। वेवलेंथ कैसी होती है? वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट कितनी कह रखी है भाई? 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक की है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है ना, बट ये तुम्हें याद हो जाएगा, थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा अपने आप। 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो रेज होती हैं उनको एक्स रेज कहते हैं। या वो स्पेक्ट्रम जो मैंने याद करने के लिए बोला था, वो अगर तुम्हें याद हो देन यू विल कम टू नो कि मतलब उसमें ये वाला डेटा आपको याद रहेगा।
और इसके करस्पॉन्डिंग ही आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो कि कहाँ पे पड़नी चाहिए ये वाली वेव्स, ठीक है ना। These are high energies which are emitted when fast moving electrons or cathode rays strike the target of high atomic mass. कैसे प्रोड्यूस होती हैं, बस यही इनका लैब मेथड है जिससे कि प्रोड्यूस होती हैं। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट होने चाहिए, और वो जब हाई एटॉमिक मास वाले एटम पे पड़ते हैं तो वो एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं। एक्स रेज का मतलब कुछ खास रे नहीं है, जो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो वेवलेंथ वाली रेज होंगी उनको एक्स रेज बोलूंगा, ठीक है ना। जिसने इन्वेंट किया था उसे भी नहीं पता था ये कौन सी रेज है, इसलिए उसने एक्स रेज कह दिया इनको, ठीक है। लेट इट बी एक्स। देखिए डिस्कवरी कैसी है भाई, एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय रॉन्टजन, ठीक है, स्पेसिफिक नाम है, याद रखना चाहिए ऐसा, रॉन्टजन, who found that a discharge tube operating at low pressure and high voltage emitted a radiation that causes a fluorescent screen in the neighborhood to glow brightly. Crystals of barium platinocyanide और एक मैंने नाम लिया था शायद ZNS, जिंक सल्फाइड, जो हाँ सर बताया था। की स्क्रीन चमकते थे जो। फोटो सेंसिटिव। जिसके ऊपर अगर हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं तो वहां पे कुछ स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो एक एटम था ये वाला बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड एक आइटम है, और दूसरा है ZNS जिंक सल्फाइड। ये दोनों फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस करते हैं, फ्लोरेसेंट मटेरियल हैं, इन पे अगर हाई मूविंग रेज पार्टिकल्स पड़ेंगे तो ये चमकने लगते हैं। फिर ये शोड फ्लोरेसेंस। Result were same if the discharge tube is wrapped in a black paper to prevent visible light। तो ये डाउट हुआ रॉन्टजन को कि भाई विजिबल लाइट से तो नहीं हो रहा कहीं ऐसा सब कुछ, तो उसने पूरी ट्यूब को कवर कर दिया ब्लैक पेपर से जिससे लाइट ना जा पाए, लेकिन उसके बाद भी ये वाली रेज निकल रही थी। दिस इंडिकेटेड दैट सम अननोन रेडिएशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोरेसेंस, और उनको नाम दे दिया गया भाई, जब अननोन थी पता नहीं चल रहा था कौन सी है तो उन्हें कह दिया एक्स रेज। तो रॉन्टजन देन कंफर्म्ड दैट एक्स रेज एमिटेड व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब हाई एटॉमिक मास वाले किसी पार्टिकल के ऊपर जाके जब एक्स रेज कैथोड रेज गिरेंगी तो जो रेज प्रोड्यूस होंगी वो एक्स रेज हैं। एक बार मैं शक्ल दिखा दूं कैसा होता है। ये है भाई ट्यूब, ये वाली, ये है ट्यूब, इसमें ये लगा रखी बैटरी, और इधर से हो गया कैथोड, सी फॉर कैथोड हो गया भाई ये वाला। कैथोड से निकलेंगी एक्स रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और वो कितनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो डिपेंड करता है इस पे। तो इस पे आपने लगा रखा है 1000 वोल्ट्स में लगा रखा है आपने, मतलब 10⁻³ वोल्ट के ऑर्डर का इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल लगा रखा है। तो उतने हाई एनर्जी के जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के साथ भागेंगे, और यहाँ पे तुमने लगा रखा है एक हाई एटॉमिक मास की एनोड, ठीक है। तो ये होती है कि आपने प्लैटिनम की लगा दी शायद, चलो कॉपर की लगा दिया, इसके ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन गिरेंगे और यहाँ से उसके बाद कुछ रेज निकलेंगी, और इन रेज को कहा गया कि ये हैं एक्स रेज, ठीक है। ये जो ट्यूब है इसका खास नाम है, इसका नाम है कूलिज ट्यूब, कूलिज ट्यूब, ठीक है। रॉन्टजन की ट्यूब है भाई, जो नाम रखना चाहे रख ले अपने नाम, फाइन। सो कुछ खास चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो ये कि ये जो होता है ये हाई एटॉमिक मास की कोई मेटल होती है, जैसे प्लैटिनम, कॉपर। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो 10⁻³ 10⁻6 के ऑर्डर तक चाहिए, फाइन। कैथोड रेज, हाई मूविंग पार्टिकल्स, दैट्स ऑल। एक कुछ आप बुक्स में देखोगे तो यहाँ पे एक चीज और दिखा रखी होगी कि यहाँ पे ना वाटर दिखा रखा होगा ऐसे, ठीक है ना। वाटर क्यों चाहिए भाई, क्योंकि ये जो इसको कहते हैं टारगेट, ये जो प्लैटिनम का या कॉपर का आपने एनोड बनाया होता है उसको कहते हैं टारगेट। एनोड नहीं कहते हैं, नॉर्मल जो उसका वर्ड है लैंग्वेज यूज करने में वो है टारगेट। कि टारगेट के ऊपर जब पड़ती हैं
कैथोड रेज तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। तो टारगेट पे अगर इतने हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली पड़ते रहेंगे तो टारगेट मेल्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो टारगेट का टेम्परेचर कम रखने के लिए, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम रखने के लिए पीछे से एक वाटर जेट चलाया जाता है। तो ऐसा कई बार ट्यूब दिखाई जाएगी इस तरह से कि इस तरह से इसको ठंडा करने के लिए हमने यहाँ से पानी का जेट चला रखा है एक। तो वो जस्ट इसीलिए है कि जो मेटल लगी है वो मेल्ट ना हो जाए, कहीं टारगेट मेल्ट ना हो जाए। सो ये है भाई ट्यूब। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये लो, X-rays are produced when the energetic fast moving electrons a solid object like metal पे जब strike करते हैं तो when electron collide with the atom of solid they lose their kinetic energy which is converted into the radiant energy in form of X-rays। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, टारगेट से टकराएंगे, उसके एटम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको कोलाइड करेंगे। हो सकता है किसी को बाहर निकाल दें, किसी को एक्साइट कर दें। तो अगर एक्साइट कर दिया तो जब वो इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो फोटोन छोड़ेंगे, वो जो फोटोन है वो एक्स रेज हैं। या फिर हो सकता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया, आयनाइज कर दिया, तो उससे जो फोटोन निकलेगा वो एक्स रेज की कैटेगरी में, यानी कि 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम के रेंज के बीच में आएगा, उनको एक्स रेज कह रहे हैं। द फिगर ऑन द नेक्स्ट पेज शोज दैट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब डेवलप्ड बाय कूलिज। तो कूलिज एक्स-रे ट्यूब कंसिस्ट a glass bulb exhausted nearly perfect vacuum. The cathode C is given an additional source of electron by using the heated filament getting supply from the battery B। ठीक है, यहाँ पे एक फिलामेंट लगा दिया कैथोड। The anode is made of solid copper bar, कॉपर या प्लैटिनम, कोई हैवी जो मेटल होगी उसका बनेगा ये। A high melting metal like platinum or tungsten is embedded at the end of the copper that serve as a target। ठीक है ना, वो इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि कॉपर मेल्ट ना हो जाए, इसलिए पीछे कुछ हमने लगा के रखा हुआ है। एक हाई डीसी वोल्टेज ऑफ सम किलोवोल्ट इज मेंटेन्ड बिटवीन कैथोड एंड एनोड। ठीक है, ये सारा सिस्टम था इस ट्यूब का। फाइन, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये काम की चीज़ नहीं है, बट हाँ आगे पढ़ने के लिए ये वाली चीज़ समझना जरूरी था कि एक पिक्चर बन जाए दिमाग में। बस इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके कर क्या रहे हैं, ये किस तरह से इस मेटल पे अटैक कर रहे हैं जिससे कि फिर एक्स रेज निकल रही हैं, वो वाली चीज़ को समझना है अपने को। ठीक है जी, देखिए भाई, द एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट एंड देन एक्स रेज आर प्रोड्यूस। Only about 1 to 10% energy of electron is converted into X-rays and rest into the heat। बाकी 90% जो है वो हीट में जा रही है और मोर देन 90% हीट में जा रही है। तो अगर वो हीट इतना होता रहेगा तो टारगेट मेल्ट हो सकता है। उसी के लिए चाहिए कि या तो मेल्टिंग पॉइंट हाई रखो मेटल का, उस तरह की लो, या फिर उसको कंटिन्यूसली कूल करते रहना पड़ेगा। So target T as a result becomes very hot and therefore should have high melting point. The heat generated dissipated through the copper rod. Sometimes the anode is cooled by water flowing behind the anode। ठीक है क्या दोस्तों, यहाँ तक समझे? यस सर। अब जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, किस किस चीज का फर्क पड़ रहा था, इस पे भी ऐसी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे कि करंट का, वोल्टेज का क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। अब अगर तुम वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानते समझते हो तो फिर तो ये तो आसानी काम है, समझ जाओगे। एक्सरे तो देखा होगा आपने, कहीं फ्रैक्चर वैक्चर हो जाए तो एक्सरे होता है, या नॉर्मल है ना, या नॉर्मल कई हाँ बार सर देखा है। वो एक्सरे करवाना पड़ता है। वही सेम वही एक्सरे वाली ट्यूब है। तो यही ट्यूब होती है उनके पास भी लैब में जिसमें कि प्रोडक्शन होता है। उस पर आप वोल्टेज देखोगे तो वहाँ भी 50 किलो वोल्ट के आसपास रखा होता है। ठीक है ना। लेकिन ये वाली चीज़ थोड़ा मतलब, अगर आप ज़्यादा एनर्जी यहाँ से, सॉरी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगा दोगे यहाँ से, तो ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो हाई एनर्जी की एक्सरेज निकलेंगी, वो भी बॉडी के लिए खतरनाक होती हैं भाई। मतलब आप अपना पैर रखते हो सपोज, और आप यहाँ पे एक्सरे डाली जाती हैं, नीचे जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसके ऊपर एक पिक्चर आ जाती है कि जहाँ पे बोन थी आपकी, है ना, बोन दिखाई दे रही है, और साइड का जो फ्लश था वो थोड़ा लाइट हो गया, ऐसा ही तो दिखाई देता है बस। इसका मतलब क्या हुआ, यस सर। ये जो एक्सरेज हैं वो बोन से पार नहीं हो पाई, लेकिन जो आपका फ्लश था उससे पास हो गई हैं, ऐसा ही तो हुआ है। तो अगर आप यस सर। ज्यादा एनर्जी बढ़ाओगे तो हो सकता है कि बोन से भी पार हो जाए।
ठीक है ना भाई। इनिशियली क्या हाँ सर। टिश्यू से पास हो पा रही हैं, जो फ्लश है उससे पास हो पा रही हैं, बोन से पास नहीं हो पा रही, क्योंकि बोन्स की डेंसिटी हाई है। लेकिन अगर आपने ज्यादा एनर्जी बढ़ाई तो हो सकता है कि बोन्स के भी पार हो जाए, ठीक है ना। तो टिश्यूज को ऐसे में वो डैमेज कर सकती हैं इतनी हाई एनर्जी की एक्सरेज अगर पड़ेंगी तो अगर किसी ने भाई वो लगा दिया गलती से कि 50 नहीं, वो तो नॉब होता है, नॉब घुमा दिया 500 कर दिया इसको, ठीक है, तो भाई फिर माहौल खराब हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आ जाओ भाई। नेचर ऑफ एक्सरेज डिपेंड अपॉन, नेचर करंट पे डिपेंड करती है कि फिलामेंट में कैसा करंट चल रहा है, और वोल्टेज बिटवीन द फिलामेंट एंड द एनोड पे डिपेंड करती है। एन इंक्रीज इन द फिलामेंट करंट इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट एमिट, जितना फिलामेंट में करंट बढ़ेगा उतना ज्यादा बढ़ेंगे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, क्या उतनी एक्सरेज का काउंट भी बढ़ेगा। हाँ सर। भाई लोग इससे क्या चेंज हो रहा है, काउंट ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, हाँ कि ना। फिलामेंट के करंट यस सर। से एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बढ़ेगा, जितना एमिटेड इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ेगा उतना एक्स रेज भी इंक्रीज होंगी। ठीक बोल रहे हो क्या। काउंट इज Yes, sir. रिलेटेड टू व्हाट, काउंट इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी। तो आपने फिलामेंट का करंट बढ़ाने से क्या बढ़ाया, आपने फिलामेंट का करंट बढ़ाने से बढ़ाया एमिटेड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। एमिटेड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से क्या बढ़ गया, एक्स रेज की डेंसिटी, एक्स रेज की डेंसिटी। लेकिन इलेक्ट्रॉन एमिट होने के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी से चलेगा, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड करेगा ना, कि कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करना है उसको। तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, वो जो 50K का दिखाई दे रहा था उससे। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी डिसाइडेड बाय द करंट ऑफ द फिलामेंट। ये बात समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो काउंट को फिलामेंट के करंट से डिसाइड करूंगा। तो जैसे अगर मैं फिलामेंट में करंट बढ़ाता हूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, एक्सरे में क्या काउंट ऑफ एक्सरेज भी बढ़ जाएगा। और अगर हाँ मैं सर, जब इंटेंसिटी बढ़ करंट कम कर दूं तो एक्सरे का काउंट भी कम हो जाएगा। अब मैं काउंट वर्ड को रिप्लेस कर रहा हूं इंटेंसिटी से। तो अगर मैं हाँ सर। फिलामेंट का करंट बढ़ा दूं तो एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़ेगी, और अगर मैं फिलामेंट का करंट कम कर दूं तो एक्सरे की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई क्या। यस सर। फाइन। सो ये लाइन पढ़ते हैं भाई। दिस वे वी कैन कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द एक्स रेज। तो फिलामेंट के करंट को प्लस माइनस करके मैं क्वांटिटी ऑफ एक्स रेज यानी कि इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज को वेरी कर सकता हूं। इंटेंसिटी को समझे क्या भाई। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ छेड़खानी की, अगर मैंने ज्यादा लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या एमिटेड इलेक्ट्रॉन जिस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हो रहे थे वो बढ़ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, सर वो ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएंगे। ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे तो हो सकता है कि वो एकदम n इज इक्वल टू 1 के इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दे। हाँ सर। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू, भाई मैं ज्यादा से ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो निकलते होंगे, चलो मान लो उनसे होता होगा काम। लेकिन अगर उन्होंने n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना शुरू कर दिया, उन पे इतनी एनर्जी आ गई, तो फिर क्या होगा, हाई एनर्जी के एक्स रेज निकलेंगे। हाँ सर। बाकी जनता कहाँ चली गई भाई। ये वाला समझ नहीं आना, काइनेटिक एनर्जी वाला। चलो एक बार पढ़ लेते हैं भाई। एन एनर्जी an increase in the voltage of the tube increases the kinetic energy of the electron। ये बात सही है क्या दोस्त। यस सर। Yes, when sir. such highly energetic beam of electron are suddenly stopped by the target, भाई जब टारगेट पे जाके इलेक्ट्रॉन रुकेगा, टकराएगा, तो अपनी एनर्जी क्या वो एक्स रेज में ट्रांसफर करेगा, एक्सरे की फॉर्म में निकलेगी फिर वो एनर्जी। यस सर। तो क्या हाई एनर्जी एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। यस सर। तो पहले हम क्या कर रहे थे, इस वाले केस में क्या कर रहे थे, क्वांटिटी।
लेकिन यहाँ पे हम क्या चीज कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल, कि कितनी एनर्जी की एक्सरेज हैं, यहाँ पे था कितनी इंटेंसिटी की एक्सरेज हैं, और यहाँ पे चल रहा है कितनी एनर्जी की एक्सरेज हैं। तो एक को कहते हैं क्वालिटी और एक को कहते हैं क्वांटिटी। तो जब क्वांटिटी वर्ड यूज होगा, क्वांटिटी का मतलब है इंटेंसिटी, और जब वर्ड यूज होगा क्वालिटी तो इसका मतलब है एनर्जी ऑफ एक्शन। एनर्जी। ठीक है क्या? कॉमन परसेप्शन जो वर्ड यूज होते हैं वो ये वाले यूज होते हैं कॉमनली, कि क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी बढ़ानी है एक्सरेज की तो फिलामेंट का करंट बढ़ाना है। क्वांटिटी, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, अगर मुझे उल्टा बोल। क्वांटिटी बढ़ानी है तो मुझे फिलामेंट का करंट बढ़ाना है, और अगर मुझे क्वालिटी बढ़ानी है, क्वालिटी का मतलब अच्छी क्वालिटी की एक्सरेज कौन सी होंगी, बस जो इसके भी पार निकल जाए, इसके भी पार निकल जाए, ऐसी। तो इसका मतलब हाई पेनिट्रेशन पावर। हाई पेनिट्रेशन पावर किसकी होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा है। यस सर। Yes, sir. अगर एक्स रेज की एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी तो उनकी पेनिट्रेशन पावर भी बढ़ती जाएगी, उसको रिलेट किया गया क्वालिटी से, तो क्वालिटी बढ़ती जाएगी। और अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्वांटिटी। तो अगर फिलामेंट के करंट को बढ़ाता हूं तो इंटेंसिटी या क्वांटिटी बढ़ेगी, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता हूं कैथोड एनोड के बीच में तो क्वालिटी या एनर्जी या फिर पेनिट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों? यस सर। Penetration sir. power of X-rays will be controlled by the voltage difference, and intensity will be controlled by the filament current. ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई लोग? यस सर। यस सर। Okay, so this is how quantity and quality of X-rays will be controlled depending upon the current and potential difference. Fine, आगे चलते हैं भाई। प्रॉपर्टीज, कुछ एक आधी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बाकी अपने जानने के लिए अच्छा है। These are highly penetrating rays and they can pass through the several materials which are opaque to the ordinary light. भाई हमारे हाथ के आर पार ऑर्डिनरी लाइट नहीं जा पाती, जबकि एक्सरेज चली जाती हैं। तो एक्सरेज की जो पेनिट्रेशन पावर है वो लाइट रेज से ज्यादा है, ऐसा बोला गया है। अगर इतनी हाई एनर्जी वाली रेज किसी गैस एटम्स के ऊपर पड़ेंगी तो क्या वो उन्हें आयनाइज कर देंगे? इतनी हाई एनर्जी की वेव्स जब किसी एटम के ऊपर पड़ेंगी तो क्या उससे इलेक्ट्रॉन निकालने का दम तो रखती होंगी? यस। यस सर। तो गैस को आयनाइज कर सकती हैं। अच्छा बताइए, अगर मैं चाहता हूं कि गैस को आयनाइज करे तो उसकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए? क्वालिटी। क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी इज रिलेटेड टू एनर्जी, और जितना ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को भी निकाल के बाहर कर सकती है। While passing through a gas, they knock out the electron from several of the neutral atom, leaving behind the cations. तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके बाहर कर देती हैं और कैटायन बचते हैं पीछे। They cause fluorescence in the several materials. The plate coated with a barium platinocyanide or zinc sulfide becomes luminous when exposed to X-rays. ठीक बात है, ये तो जानते हैं अपन। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट स्पेशली डिजाइन फॉर द पर्पज। ठीक है, वो जिसपे अपना हड्डी का एक्सरे आता है वो फोटोग्राफिक प्लेट ही तो होती है। Yes, sir. ठीक है, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत लग रहा है मुझे। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय शोइंग दैट द न्यूट्रल एंड नॉट कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ओके ओके, अच्छा वो तो कैथोड रे के बारे में था। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड शोइंग दे आर न्यूट्रल एंड not consist of charge particle. They show all properties of the wave except refraction. ये important चीज है भाई, जहां पे कहीं ऐसा exception आ रहा हो, refraction छोड़ के बाकी सारी properties दिखाती हैं। मतलब क्या बचा? reflection, polarization तो छोड़ो नहीं, diffraction, interference, वो सारी properties इंटरफेरेंस। दिखाएंगी, refraction नहीं दिखाएंगी बस।
डिफ्रैक्शन पैटर्न है और उनसे ही हम क्रिस्टल को एनालाइज करते हैं, इनका डिफ्रैक्शन पैटर्न, उसको कहते हैं ब्रैग्स लॉ। अभी आगे आ जाएगा थोड़ी देर में। एप्लीकेशंस क्या है भाई, एक दो तो तुम जानते ही हो, क्या क्या है बताओ। सर मेडिकल में यूज होता है एक्सरेज का। ठीक है, और क्या कर दिया मैंने, हाँ मेडिकल में मशीन में कोई खाना भी हो। एक तो यही रहा क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में, ठीक है, मेडिकल, साइंटिफिक, हाँ सर। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। चलिए रेडियोथेरेपी, ये भाई एकदम नया आइटम चल रहा है आज की डेट में, रेडियोथेरेपी, इसमें बहुत डॉक्टर जा रहे हैं आजकल। इन मेडिसिन एंड सर्जरी चलेगा, ठीक बात है, पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो, काम करनी है वैसे अपने लिए। एक्सरे एब्जॉर्प्शन, ये बढ़िया चीज़ है, उसमें एक फॉर्मूला निकल के आता है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। इसमें पूछा जाता है सपोज के एक है मेरे पास, एक ऐसी प्लेट है, एक प्लेट है, एक प्लेट है, यहाँ से मैंने कुछ इंटेंसिटी की एक्सरेज डाली, कुछ क्रॉस होके यहाँ निकल जाएंगे तो उनकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, कुछ फिर क्रॉस होके निकलेंगे तो एनर्जी थोड़ी और कम हो जाएगी, कुछ क्रॉस होके निकलेंगे तो एनर्जी थोड़ी, इस तरह से उनकी इंटेंसिटी कंटिन्यूसली कम होती रहेगी। यहाँ से आपने जितनी नंबर ऑफ एक्सरेज डाली थी, ठीक है ना, अब यहाँ जो निकलेंगी वो कुछ कम निकलेंगी, क्योंकि कुछ को तो यहाँ पे जो एटम बैठे हैं उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होंगे। अब यहाँ जो निकलेंगी वो और कम निकलेंगी, आगे जो निकलेंगी फिर वो और कम निकलेंगी, तो इस तरह से कंटिन्यूसली जैसे जैसे प्लेट से पास होती रहेंगी, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन से पास होती रहेंगी, वैसे वैसे इनकी इंटेंसिटी कम होती रहेगी। ये इंटेंसिटी कम होने की वजह से ही हम अपने बॉडी पार्ट्स का एक्सरे ले पाते हैं, क्योंकि जो टिश्यूज थे, टिश्यूज से ज़्यादा पार हो गई, बोन से पार हो नहीं पाई, ठीक है ना, तो बोन का वहाँ पे शेडो बन के आ गई बोन की। अगर आप और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दो तो हो सकता है कि बोन से भी पार हो जाए। चलेगा भाई। एक्सरे एब्जॉर्प्शन, द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे एट एनी पॉइंट में बी डिफाइंड एज द एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम डिक्रीजेस ड्यूरिंग द पैसेज थ्रू द शीट ऑफ एनी मटेरियल। जैसे जैसे किसी मटेरियल की शीट से पास होंगे तो एक्सरे की इंटेंसिटी कम होती जाती है। द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे बाय द मटेरियल, क्योंकि मटेरियल जो है वो एक्सरे को कर रहा है एब्जॉर्ब, इसलिए उसकी इंटेंसिटी होती जा रही है कम, ठीक है जी। यहाँ से बना फॉर्मूला, इफ आई नॉट बी द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट बीम and I be the intensity of the beam after penetrating the thickness x। ऐसे थी कोई शीट, यहां से पड़ रही थी I नॉट, और जब x डिस्टेंस तक पेनिट्रेट कर चुकी, मान लीजिए कि जब x डिस्टेंस तक पेनिट्रेट करके जो यहाँ पे निकली वो है I, तो इस I और इस I नॉट का जो रिलेशन है दैट इज गिवन बाय दिस, I इज इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस म्यू x, यानी कि एक्सपोनेंशियली डिके होती जा रही हैं जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती रहेगी, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल। द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज। अगर एक्सरे की वेवलेंथ आप कम कर दोगे एनर्जी बढ़ जाएगी तो पेनिट्रेशन भी बढ़ जाएगी। डेंसिटी ऑफ मटेरियल, एटॉमिक नंबर ऑफ मटेरियल, ऐसा, ठीक है ना। ये वाली चीज पे क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले वाले AITS में एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी मेंस में तो नहीं पूछा गया कभी भी कोई ऐसा, बट ऐसा थोड़ा छुपा हुआ सा फॉर्मूला है कि याद नहीं रहता नॉर्मली, तो थोड़ा माइंड में रखना, बाहर निकाल के रखना है इसको। I इज इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस म्यू x, ठीक है। ये फिगर थोड़ी समझ लेना भाई, I नॉट कौन सी थी, जो इसके ऊपर गिरी थी आके, और x डिस्टेंस चलने के बाद जो बाहर निकल के आई वो है I, तो इनका रिलेशन है I इज इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस म्यू x। कहाँ से आया ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, दैट्स सफिशिएंट, जहाँ पे म्यू है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है क्या। कुछ तो शायद ऐसा था क्वेश्चन कि एक शीट है, फिर एक और शीट है, फिर एक और शीट है, इस तरह से यहाँ से कुछ डाला तो यहाँ पे जो निकला है पता नहीं कुछ 60% हो गया है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा था। एक क्वेश्चन मैंने कराया था ना शायद डिफ्रैक्शन में, याद है क्या भाई प्रियांशु, ऐसे था, यहाँ पे एक सोर्स था, यहाँ पे एक मिरर यहाँ पे था, और
एक हमने यहाँ से बनाई थी इमेज, एक यहाँ से बनाई थी। हाँ सर। उसमें था ना कि जो इंटेंसिटी है वो 36% हो जाती है, जैसे यस सर। रिफ्लेक्शन के बाद इंटेंसिटी 36%। सेम उस तरह का था कि भाई इंटेंसिटी इतनी 2 प्लेट से पार होने के बाद जो इंटेंसिटी हो जाती है वो 36% हो जाती है। तो कुछ कुछ रिलेशन करके पूछा हुआ था फिर एक्स का और उसका। नहीं, थोड़ी सी ठीक है भाई लोग। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट आते हैं ब्रैग्स लॉ। इतना सारा ज्ञान प्राप्त करना अपने लिए ठीक है नहीं, ये सारा पढ़ना कुछ खास नहीं अपने लिए। ये फिगर देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं और ये समझ लेते हैं भाई। बस एक देखना भाई लोग, जानी पहचानी सी चीज लग रही है क्या? हाँ सर। देखिए भाई, ये कैसा है, एक क्रिस्टल है, उसको स्टडी करना है। तुमने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा अभी तक केमिस्ट्री में? नो सर। नहीं सर, अभी नहीं, नेक्स्ट चैप्टर है। कुछ होते हैं, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं क्रिस्टल के, ये तो पता है सर। पता है कौन कौन से होते हाँ हैं? सर पता शॉर्ट की, है। हाँ सर, सो फ्रैंकल्स है एक तो। शॉर्ट की में क्या होता है कि कोई एटम अपनी जगह पे है ही नहीं, वहां से गायब हो चुका, तो उसकी जगह पे वॉइड है एक। हाँ सर। ऐसा इस तरह का है मान लीजिए, ठीक है ना। या फिर कोई एटम अपनी जगह पे है नहीं, कहीं और घूम रहा है जाकर के, यस सर। वो कुछ कुछ डिफेक्ट होते हैं। मुझे एक ही नाम याद है कि शॉर्ट की एक डिफेक्ट होता है जिसमें वॉइड बन जाता है। फ्रैंकल होता है। कौन सा? फ्रैंकल। नहीं, चलो ठीक है, तुम लोगों को पता है तो अच्छी बात है। तो देखिए, जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है कोई, जैसे कि नमक का स्ट्रक्चर है NaCl, वो कैसा है? FCC लैटिस है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यस सर। फाइन। सो उसके अंदर जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे एक परफेक्ट, सॉरी मतलब एटम्स नॉट मॉलिक्यूल्स, सारे Na और Cl के एटम एक परफेक्ट लैटिस में लगे हुए होंगे, परफेक्ट फैशन में लगे हुए होंगे सबके सब, ठीक है क्या? ऐसे करके लगे हुए होंगे। तो ये जो है दो लेयर के बीच की डिस्टेंस, ये होती है इंटर एटॉमिक लेयर की डिस्टेंस या फिर इंटर लेयर डिस्टेंस। भाई इंटर एटॉमिक भी यही होगी, ये वाली, अगर ऊपर से देख रहा हूं तो। हाँ, अगर इधर से देखूंगा तो कुछ चेंज हो सकता है, चलिएगा फाइन। तो इस तरह से मुझे अगर मान लीजिए डी निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डालता हूँ एक्सरेज। तो कुछ एक्सरे होंगी जो नीचे से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएंगी ऐसे, कुछ एक्सरेज होंगी जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाएंगी। अब ये दोनों करेंगी आपस में इंटरफेयर और इसको पढ़ूंगा एक इसमें माइक्रोस्कोप में, चेक करूंगा, कुछ मैक्सिमा मिनिमा देखूंगा। अब देखूंगा यहाँ से वेवलेंथ चेंज कर करके कि किसके लिए मुझे मैक्सिमा मिल रहा है, तो मैं देखूंगा कि 2d sin थीटा विल बी इक्वल टू n लैम्डा की कंडीशन आ जाएगी इसके लिए। ठीक है, कैसे आ रही है, एक बार बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखो, एक ये वही नहीं हो गया थिन फिल्म से जो होता है, हाँ सर, थिन फिल्म वाला ही। cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, वैसा नहीं हो गया? हाँ सर। ऐसा भाई एक, अरे यार एक ये चलिए, कौन सा है भाई पार्ट डिफरेंस, ये है क्या पार्ट डिफरेंस, ये वाला और हाँ ये जी सर। पार्ट डिफरेंस है। ये वाला एंगल था थीटा, ये वाला एंगल है थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा। एक मिनट, थीटा कौन सा लिया भाई इसने? द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे एंड थीटा इज द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड एक्सरे इज गिवन बाय ब्रैग्स लॉ। तो सही ले रहा हूँ कि मैं थीटा? चलो जो भी है, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये कितनी हो गई दोस्तों, अगर ये जो पूरी है इंटर एटॉमिक सेपरेशन जो है, अगर वो d है तो ये कितना हो गया, d cos थीटा हो जाएगा क्या? यस सर, डी कोस थीटा। ये कैसा हो गया भाई, d cos थीटा? तो क्या हो जाएगा, 2d cos थीटा शुड बी इक्वल टू n लैम्डा फॉर ए मैक्सिमा टू बी सीन हियर टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, माइक्रोस्कोप में एक मैक्सिमा बनने के लिए वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। सही है क्या? उससे मुझे पता लग जाएगा कि किस पर्टिकुलर पे मुझे कितने सेपरेशन पे मुझे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, तो मैं डी कैलकुलेट कर पाऊंगा लैम्डा की वैल्यू डाल के। ठीक है दोस्तों, यस। फाइन। अब एंगल अगर यहाँ से लिया गया होगा भाई तो यही कैसी आ जाएगी, साइन थीटा आ जाएगी क्या? आ जाएगी सर। फाइन, समझ गए क्या भाई किस तरह से ब्रैग्स लॉ काम कर रहा होता है? अच्छा, ये देखो, इससे ले रखा है एंगल थीटा, यहाँ से ले रखा है ये वाला, तो अपने को यहाँ से लेना था ये वाला एंगल थीटा, तो अपना हो जाता साइन थीटा। ठीक है ना, चलिए वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसके हिसाब से सेट कर लेंगे। तो यही पुरानी वाली इक्वेशन में थिन फिल्म से जो रिफ्लेक्शन पैटर्न बनता था वही है 2d cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। इसी को कहा गया ब्रैग्स लॉ, इसको कहा गया भाई ब्रैग्स लॉ। इससे पता चलते हैं बहुत सारी चीजें कि
कि कहीं स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। डिफेक्ट का कैसे पता लगेगा दोस्तों? देखिए, मान लीजिए कि आप सोच रहे थे कि इस तरह से एटम सारे होने चाहिए, और जब आप यहाँ पे देखते हो तो मान लो एक जगह खाली है, यहाँ पे देखते हो एक जगह खाली है, तो जगह जगह पे शॉर्ट की डिफेक्ट्स हैं। तो तुम क्या करते हो, यहाँ से एक बीम ऑफ एक्सरेज डालते हो, ऐसे करके ऐसे डालते हो, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाता होगा, ठीक है ना। अब एक जो यहाँ जाएगा ये तो यहाँ तक चला जाएगा नीचे, हाँ सर। जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो नीचे चला जाएगा। तुमने यहाँ पे अपना टेलीस्कोप घुमा घुमा के देखा कि तुम्हें कहाँ कहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा दिखाई दे रहा है, तुम्हें यहाँ पे दिखा, अच्छा यहाँ गड़बड़ है भाई, इस पर्टिकुलर एंगल पे जो पड़ रही है, तो तुमने थीटा देख लिया, फिर पता लगाया कि इसमें कितने डिफेक्ट्स हैं। तो अगर तुम्हें कंटिन्यूसली ऐसा मिल रहा है, तुम बोलोगे हाँ बहुत सारे डिफेक्ट हैं, एक आध मिला तो चलो कम डिफेक्ट हैं। सो दिस इज हाउ किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को चेक किया जाता है कि उसमें कितने डिफेक्ट्स हैं, किस तरह के डिफेक्ट्स हैं। ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब कोई आप बना रहे हो, जैसे कि मान लो आपको एक ब्रिज बनाना है, ब्रिज में आपको वो बनानी है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाना है सपोज कुछ, तो तुमने कंक्रीट का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, जब वो जम गया फाइनली, तुम उसको चेक कर रहे हो कि कहीं उसमें अंदर हवा तो नहीं रह गई, कहीं उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है अंदर जहाँ पे लेयरिंग हो गई हो कुछ चीज़ों की, और उससे जो उसकी लैटिस है वो ठीक ना बना हो। तो उन सब चीज़ों को चेक किया जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ फिर कैसी है। तो अगर अंदर से वो ठीक से मिला नहीं है, उसमें एयर बबल्स रह गए हैं, तो फिर स्ट्रेंथ खराब हो जाएगी उसकी। तो ये सारी चीज़ें भी चेक की जाती हैं, कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक की जाती है इन सब चीज़ों से। ठीक है क्या दोस्तों? तो तुम्हारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके बेसिस पे हैं। थीटा का ध्यान रखना, थीटा अगर नॉर्मल से ले रहे हो तो 2d cos थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये अपन ने पढ़ रखा है। लेकिन अगर लेटेस्ट से एंगल ले रहे हो, अल्फा सपोज मैंने लिख दिया, तो क्या हो जाएगा 2d sin अल्फा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ऐसा ले लूंगा तब। बट ठीक है, याद रहेगा जो अपना थिन फिल्म का था सेम वही वाला फॉर्मूला है, ब्रैग्स लॉ का, ऐसा करके याद रहेगा। ठीक है भाई लोगों? यस। Yes, sir. फाइन। ये थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अपने को, ये कहीं काम नहीं आने वाली, अपने अपने लिए बस ये वाली इक्वेशन काम की है, दैट्स ऑल। ये भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने लिए, दैट इज एक्सरे स्पेक्ट्रा एंड ओरिजिन ऑफ एक्सरेज। ये दो तरह की एक्सरेज हैं, एक है कैरेक्टरिस्टिक और एक होती है कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरे का नाम भूल गया, कैरेक्टरिस्टिक और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। इन पे थ्योरेटिकली क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के थोड़े से फॉर्मूला भी हैं, और इसी से शायद डिजाइन हुई है, इससे डिजाइन हुई है पीरियोडिक टेबल। ठीक है मित्रों, आते हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। देखिएगा पहले ये वाली फिगर देखते हैं। देखो भाई, जो एक्सरे आकर के आपके एक हैवी मेटल वाला जो एटम है उसके ऊपर गिरेगी तो क्या कर सकती है। ये है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ये पड़ा इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाके, भाई ये है न्यूक्लियस, ये है के शेल, ये है एल शेल। तो अगर यहाँ पे जाके पड़ा अंदर, ठीक है, अंदर जाके पड़ा, तो क्या हुआ, दो काम कर सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकाल दे, ठीक है ना, और खुद इधर निकल गया, खुद इधर चला गया, ऐसा दिखा रखा है भाई, ठीक है ना, समझ रहे हो फिगर, समझ पाए ये वाली? यस सर। यस सर। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा था, वो ऐसे आया, इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर आके अटैक किया, इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, बाहर पहुंचा दिया, ठीक है, और खुद निकल लिया। फाइन, ये एक तरीका हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन को कहीं हायर लेवल में जंप करके और चला गया, ठीक है क्या मित्रों? हाँ सर। हायर लेवल में जंप करके चला गया। अब ये क्या करेगा, हायर लेवल से एक फोटोन छोड़ते हुए वापस आएगा, आएगा सर। ये हैं एक्सरेज, ये जो फोटोन निकल रहा है हायर एनर्जी लेवल से, जब लोअर एनर्जी लेवल में वापस आ रहा है इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद डी एक्साइटेशन में, तो जो रेज निकल रही हैं वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ के बीच में है, और उनको एक्सरे कहा गया है। ठीक है क्या दोस्तों?
तो दो तरीके हैं, यस सर। बेस्ड करके हैं, एक है कंटिन्यूअस एक्सरेज और एक है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब एक एक को पढ़ते हैं कि भाई कौन सी कैसे है। देखिए भाई, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, the spectrum of this group consists of several radiation with specific sharp wavelengths and frequencies similar to the spectrum lines of atom like hydrogen. कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो होती है उसमें शार्प स्पेसिफिक लाइन होती हैं, स्पेसिफिक शार्प लाइन होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन की जो बामर वाला स्ट्रक्चर देख लिया था उसने, उसमें थी, या जैसे लाइमन की जो लाइंस आएंगी उस तरह की जो लाइन थी वो वाली थी, उस तरह की जो रेज आएंगी वो कैरेक्टरिस्टिक रेज हैं। द वेवलेंथ ऑफ दिस ग्रुप शोज द कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस radiation emitted by the atom or the target material. The characteristic X-ray spectrum help us to identify the element of the target material. Characteristic से क्या पता लगता है? The characteristic of the target, कि टारगेट कौन सा है, ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को स्टडी करना पड़ेगा। ओरिजिन क्या है भाई, देखिएगा, origin of characteristic X-rays, when the atom of the target material are bombarded with a high energy electrons which possess enough energy to penetrate into the atom, knock out the electron of the inner shell, suppose K shell n is equal to 1. When an electron is missing in the K shell, तो K shell में बन गई एक कैविटी और बाहर से इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको कवर करने के लिए। अब कहाँ से आ सकता है भाई, L से K में आ सकता है, या फिर M से आ सकता है K में, या फिर N से आ सकता है K में। तो ऐसे ऊपर का कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर उस वॉइड को भरने के लिए आएगा, तो अगर कोई आएगा तो क्या भाई एक फोटोन छोड़ेगा क्या? कोई भी आएगा तो छोड़ेगा सर। Yes, sir. ये है Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बन गया था एक वॉइड के शेल में, उसको भरने के लिए L से आया। अब L से भी आ सकता है, M से भी आ सकता है, N से भी आ सकता है, किसी से भी आ सकता है, वो तो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, जो भी इलेक्ट्रॉन को मौका लगेगा वो जंप करके आ जाएगा। सो दिस इज हाउ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे विल बी प्रोड्यूस। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगी कि वो जो फास्ट मूविंग कैथोड रेज आ रही थी उन्होंने के शेल के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया नॉकआउट करके। अब उसके वॉइड को भरने के लिए L, M, N, O, P उनमें से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नीचे, और उससे जो फोटोन रेडिएट करके आ रहे हैं उससे बन रही है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। बोले बात समझे क्या? समझ गए सर। अब तुम कह सकते हो कि के पे क्यों इतना एम्फेसिस हो रहा है, अगर वो L वाले को निकाल दे तो L को भी तो निकाल सकता है भाई। Yes, sir. अगर L वाले हाँ को सर, निकाल देगा। L में कैविटी बन जाएगी, L में कैविटी बनेगी तो उसको भरने के लिए कौन आएगा भाई, K तो आएगा नहीं, M, N, ना सर, M, N। N। ठीक है, डन डन बात है, ऐसा भी हो सकता है, डन चलेगा, ऐसा भी चलेगा। फिर अगर M में से निकाल दे तो ठीक है क्या, तो सर N वाला आ जाएगा। तो N वाला N है। वाला आ सकता है सर। ठीक बात है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन एक्सरेज किनको कहा गया है? ठीक है क्या भाई लोग? हाँ Yes, सर। sir. ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कितने एनर्जी और कितने वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऐसा निकाल सकता हूँ। मान लीजिए अभी के लिए चलो एग्जांपल लेते हैं, अभी ऊपर बाकी को छोड़ देते हैं। मान लीजिए ये साफ हो गया, यहाँ से ये भाग गया, अब इसको भरने के लिए आया ये आया नीचे, तो बताओ इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? ये किस में से आ रहा है भाई, 2 से 1 में आ रहा है क्या? ये लाइमन 2 से 1 में आ रहा है सर। लाइमन वाली लाइन होगी क्या, 1 से 2 हाँ सर। है ना, तो कितनी आ जाएगी भाई, 1 to 1 2 आ जाएगा क्या? हाँ सर, 1 to 1 हो जाएगा। Yes, 7 to 1 2 आ जाएगा। हाँ ऐसा आ जाएगा। और ये जेड को कौन देखेगा? यहाँ से जेड और देखना अच्छा। पड़ेगा। हाँ वहां तो भाई हाँ। हाइड्रोजन था, और यहाँ पे क्या हो गया, जेड, ये तो हैवी मेटल है, कोई कॉपर है तो 35.6 है, उसका स्क्वायर भी तो चिपकाओगे यहाँ पे, तो भाई हाँ आर सर। जेड स्क्वायर, ये कितना हो गया भाई, 1 - 1/2 का स्क्वायर, इतनी वेवलेंथ का एक फोटोन निकलेगा। ठीक बात है। ये कब निकला, जब L से कोई इलेक्ट्रॉन K को भरने के लिए आया, लेकिन अगर M से आता, यही इलेक्ट्रॉन अगर M से आ रहा होता तो क्या लिखता मैं, 1 - 1/3 का स्क्वायर लिख देता क्या? हाँ यस सर। सर। ठीक बात है।
हाँ सर। डन, बढ़िया, चलिए जाओ। तो ऐसा हो गया भाई लोग। अब देखिए ये वाली फिगर, देखो भाई अब दिखा रखे हैं एनर्जी लेवल, ये 1 2 3 4। तुम इसको 1 2 3 4 नहीं KLMN कहते हो, तो भाई KLMNO ये वाला हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अगर L से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा वॉइड भरने के लिए, ठीक है ना, तो किस में गिरा फाइनली आके? K में, 1 में, K में। इसको क्या कहते रहेगी? इस लाइन को कहते हैं K अल्फा लाइन, इस वाली लाइन को कहते हैं K के अल्फा। अल्फा। अगर M से आया कोई भरने K में तो उसको कहते हैं K बीटा लाइन। अगर N से आया कोई K को फिल करने तो उसे कहते हैं K गामा लाइन। अगर उससे ऊपर से आया कोई उसको कहते हैं K डेल्टा लाइन, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये स्पेसिफिक नाम है, ऐसे ही नाम होने चाहिए। कोई आपको बोले कि K बीटा लाइन आई है भाई, K बीटा आई है, तो K बीटा आने का क्या मतलब हुआ? K कहाँ से आया हुआ इलेक्ट्रॉन? सर एम से आई है, एम से आई होगी। इक्वल टू 3 से इक्वल टू 1 में आया हुआ इलेक्ट्रॉन, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर और आर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/λ। इससे निकाल लोगे? निकालेंगे सर। तो बोलेगा K डेल्टा आया है तो भाई निकाल लोगे, फाइन। हाँ चलिए सर। सर डेल्टा हाँ तो 4 सर। वाली के लिए होगी ना? डेल्टा, हाँ देख गिन ले भाई, गिन ले। ये कितने में? 1 5 2 4 5, 5 वाले के हाँ लिए, 5 के लिए। है ना। तो भाई ऐसा हो गया, ओके। अब तुम कह रहे हो कि भाई K ही क्यों भाई, L में से भी तो नॉकआउट हो सकता है। तो भाई लो, अगर L में से नॉकआउट होगा तो L को भरने के लिए कौन आएगा? M में से आएगा कोई। एम आएगा सर। तो हाँ M सर। में से अगर इसमें आया तो उसको कहेंगे अल्फा लाइन। जो पहली वाली जस्ट एल। एडजस्टमेंट लाइन होती है वो अल्फा एक छोड़ के जो आ रही है वो बीटा, 2 छोड़ के जो आ रही है वो गामा, 3 छोड़ के आ रही है तो डेल्टा, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गई K अल्फा लाइन। फिर N में से आ सकता है इसको भरने के लिए, तो कौन सी लाइन हो गई? L एल बीटा। बीटा, फिर ये वाली L गामा। सिमिलरली गामा। अगर M में क्रिएट हो गई, अगर M में क्रिएट हो गई तो भाई M अल्फा M बीटा, ठीक है ना, म्यू नहीं M है ये भाई। N में क्रिएट हो गई N अल्फा N बीटा, ठीक है। इस तरह से समझ गया सिचुएशन क्या है अभी? यस सर। पॉइंट ज्यादा ज्यादा पूछा जाता है, K तक का पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। बस K या L भी नहीं कहीं देखा मैंने तो आज तक, K ही पूछा जाता है हमेशा। तो K अल्फा K बीटा K गामा K डेल्टा, ये 4 लाइनें हैं कि n इज इक्वल टू 1 में कहाँ से आके गिरेगा, 2 से 3 से 4 से या 5 से। तो करस्पॉन्डिंगली कितनी एनर्जी का फोटोन या कितने वेवलेंथ का फोटोन निकाल के जाएगा वो कैलकुलेट कर सकता हूँ सिंपल फॉर्मूला यूज करके। बोलो भाई लोग। आगे सर। डन, आगे चलते हैं भाई। यस। थोड़ा सा गेम भी है इसमें, मैं रुक जाऊँ, गेम कहाँ है? ये रहा गेम, तो क्या? रुक जा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन विल बी गिवन बाय दिस, ये ठीक लिख रहा है फॉर्मूला? हाँ सर। आर जेड स्क्वायर, एक सेकंड। हाँ जी, Z इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यहाँ पे क्या Z नहीं लिख रहा, ZE लिख रहा है यहाँ पे। ZE इज कॉल्ड द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, समझेगा भाई लोग? हाँ हाँ सर। सर। ये क्या गेम है भाई, देखिए गेम कितना खतरू है। गेम ये है दोस्तों कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस को देखता है तो क्या ZE चार्ज का देखता होगा क्या? क्या सर, दोबारा से बताना एक बार। जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करता है तो उसका चार्ज कितना देखता है? ZE देखता है क्या? Yes? हाँ हाँ सर, सर। इफेक्टिव देखेगा वो तो। लेकिन अगर L का कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऑब्जर्व करता है न्यूक्लियस को तो कितना चार्ज देखता है? ZE। 0 देखते हो। और भाई ZE और 2 इलेक्ट्रॉन भी तो आ गए, इन्होंने थोड़ी शील्डिंग भी तो करी होगी। हाँ सर, इलेक्ट्रिक शील्डिंग। ZE माइनस समथिंग, इतना चार्ज इफेक्टिवली LK को दिखाई देता होगा। हाँ अगर सर। सर समझ M वाला सर कोई, समझ नहीं आया सर, एक बार बोलो। अगर M वाला कोई इलेक्ट्रॉन मतलब M वाले इलेक्ट्रॉन पे
चलो सिंपल सीधी भाषा में बात करें, हट, ये वाला इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो इसे न्यूक्लियस खींच रहा है अंदर की तरफ, ऐसे खींच रहा है क्या? हाँ सर। वो ये हाँ सर। वो इलेक्ट्रॉन रिपेल भी तो कर रहे हैं, तो क्या इस हाँ सर। ऊपर न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से? यस हो सर, जाएगा हो सर। जाएगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, इन इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले, इनके ऊपर तो फुल वही चल रहा है, जेड ई के बराबर ही कूलम्बियन फोर्स लग रहा है, जेड ई की वजह से लग रहा है, लेकिन इन पे तो इफेक्टिव फोर्स जेड ई के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम हो गया है ना। जैसे जैसे मैं बाहर जाऊंगा, क्या न्यूक्लियस का इफेक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसी तरह से कम होता जाएगा? हाँ यस सर, सर। हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे उसको। हाँ, इसीलिए जेड ई जो लिया गया है इस वाले फॉर्मूला में, दैट शुड बी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जब बोर का मॉडल चल रहा था तब तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज थी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे तो तुमने हैवी मेटल ले ली, हैवी मेटल में तो भाई जेड ई जो होगा दैट विल बी द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिपेल भी कर रहे होंगे, ठीक है क्या? तो यहाँ का अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है नीचे एल से, तो उसके लिए ये जो न्यूक्लियस है ये जेड ई की तरह नहीं दिखेगा, जेड ई माइनस 1 इलेक्ट्रॉन की तरह दिखेगा, जो इफेक्टिव चार्ज होगा जेड ई माइनस 1 इलेक्ट्रॉन की तरह दिखेगा। कौन सी लाइन है ये? के अल्फा लाइन के लिए। ये बात समझे क्या तेजस? समझ गए सर। यस सर। तो के अल्फा लाइन जो एल से के में इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके आ रहा था, उसको न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज है वो जेड ई जैसा नहीं लगता, जेड ई माइनस ई जैसा लगता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भी बैठा है। तो इफेक्टिवली अगर एटॉमिक नंबर देखूं उसके लिए, तो जेड नहीं है, जेड माइनस 1 हो गया है। वो ठीक है क्या? यस सर। बस बाकी चीज समझ में आती थी। ये छोटा पेंच है, जेड की जगह पे जेड माइनस 1 रखना है, किसके लिए? के अल्फा लाइन के लिए भाई, जेड माइनस 1 जेड इफेक्टिव है फॉर के अल्फा लाइन। अब गड़बड़ और हो जाएगी आगे, अगर कोई एम से आता है के में, अगर कोई एम से के में आता है, तो उसके लिए तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी रिपल्शन दे रहे होंगे ना हाँ सर। हाँ सर, के वाले इलेक्ट्रॉन भी Yes, काउंट करेंगे। sir. भाई। और कोई अगर एन से आ रहा है, तो उसे तो फिर एल वाले और एम वाले भी एल रिपल्शन वाले भी दे रहे करो, होंगे, एम वाले भी। तो बहुत हाँ सर, दोनों हो तरफ। जाएगा ऐसे तो, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस बी। बी इज ए कांस्टेंट, कि इफेक्टिवली मुझे z में से कितना कम करना है किसी लाइन के लिए। तो के अल्फा लाइन जो होती है उसके लिए तो b की वैल्यू 1 होती है, लेकिन आगे जो लाइन होती है के बीटा, के गामा, एल अल्फा, एल बीटा, उन सब के लिए b की वैल्यू अलग अलग होती है। तो वो आपको क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ होगा कि के अल्फा से अदर कोई चीज पूछ रखी है, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि बी की वैल्यू क्या है। ठीक है क्या दोस्तों? Yes, sir. ठीक है सर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर एम शेल से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एम शेल से यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो तुम देखो यहाँ पे कितना है जेड ई, और यहाँ पे अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे भाई? अंदर अंदर 9 बचे क्या? बोलो भाई। यस सर। 9 इलेक्ट्रॉन बचे, तो तुम इफेक्टिवली कर दो जेड ई माइनस 9 ई, जेड माइनस 9 कर दो इफेक्टिव, ठीक है ना? नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है क्या? ये गलती। देख रखेंगे मतलब बी की वैल्यू। हाँ, वो दी जाएगी आपको, वैल्यू दी जाएगी, ठीक है ना? नहीं दे रखी है तो इसका मतलब यूज नहीं होती होगी, लेकिन के अल्फा लाइन के लिए परफेक्ट है, के अल्फा लाइन के लिए बी की वैल्यू 1 है, बाकी जो भी होंगी लाइन उसके लिए बी कांस्टेंट है, दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो बस लैम्डा निकालना वही वाला पुराना फॉर्मूला था, लेकिन बस जेड के लिए जेड ई इफेक्टिव रखना है बस मुझे यहाँ पे। ठीक है भाई लोग, ये हो गया भाई ऐसा। हाँ, ये देखो भाई, ये है बढ़िया चीज, इस पे बनी है पीरियोडिक टेबल नई वाली। जंप ऑफ हाँ इलेक्ट्रॉन सर। फ्रॉम आउटर शेल टू एल शेल रिजल्ट के सीरीज। ठीक है चलो हट, ये तो ठीक बात है।
इफ वी प्लॉट रूट न्यू है भाई, रूट न्यू फ्रीक्वेंसी, रूट न्यू टू k alpha x-ray as a function of z, the atomic number of material, we obtain a straight line. अगर मैं रूट न्यू और z के बीच में ग्राफ खींचूं, मतलब k अल्फा लाइन की फ्रीक्वेंसी कितनी आई है वो, सॉरी, अगर मैं k अल्फा लाइन की फ्रीक्वेंसी और मेटल बदल बदल के इनके बीच में ग्राफ खींचूं, z और k अल्फा लाइन के बीच में ग्राफ खींचूं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है क्या? अगर वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो क्या y प्रोपोर्शनल टू x टाइप का होना चाहिए? तो वहां से रिलेशन निकला ये वाला k अल्फा लाइन के लिए। दिस इज द रिलेशन, रूट न्यू इज इक्वल टू ये वाला, रूट न्यू इज इक्वल टू a माइनस बी जेड, और k अल्फा लाइन के लिए क्या होता है? b इज इक्वल टू 1। k सीरीज नहीं है भाई, ये k अल्फा लाइन है। k अल्फा लाइन के लिए, k बीटा के लिए 1 नहीं होगा, सॉरी, k बीटा के लिए b 1 नहीं होगा, वो कुछ और होगा, 1.8 होता है शायद k बीटा लाइन के लिए। ठीक है ना, k बीटा लाइन के लिए b विल बी इक्वल टू 1.8, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, बस एक दो वैल्यू ऐसी याद रहे तो काफ़ी है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है अपने को। सो यहाँ से निकला है रूट न्यू इज इक्वल टू a z माइनस 1, दिस वाज अ स्ट्रेट लाइन। और इसके बेस पे फिर आई थी नई वाली पीरियोडिक टेबल, जो पहले मास नंबर पे चल रही थी, उसके बाद वो एटॉमिक नंबर पे डिजाइन करी गई फिर। ठीक है क्या दोस्तों? Yes, sir. ये किसने तो खोजा था, नाम पता है इसका क्या था? नाम याद नहीं आ रहा मुझे। इसको ये सर मोजले। मोजले सर, मोजले, हाँ मोजले। मोजले। सर सर देखो ऊपर तो कितना इंटेलिजेंट है। सर ऊपर लिखा है। अच्छा ये तो लिख रहा। अच्छा मोजले, हाँ सर इसको देखिए ना। ये भाई मोजले लॉ, ये इसने सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे खोजा था, 45 43 के आसपास। सब बाकी सब लड़ रहे हैं, ये काम कर रहा है। हाँ भाई। सर इसे भी बीट देते हैं। ठीक है, ये भाई ये थी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे आर मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनमें कुछ कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं, मोजले लॉ बन रहा है, के अल्फा बीटा लाइन बन रही है। कंटिन्यूअस में ऐसा कुछ नहीं बनता। ठीक है ना, कंटिन्यूअस तो देसी है, उसमें कुछ ऐसा नहीं बनता, तो इसलिए वो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। दिस ग्राफ इज इंपॉर्टेंट कि अगर कंटिन्यूअस का मैं देखता हूँ ग्राफ कैसा होता है, तो वेवलेंथ और इंटेंसिटी हो गए शायद, इंटेंसिटी का अगर ग्राफ बनाऊं तो इस तरह का ग्राफ आता है भाई, चूहे जैसा ऐसा आता है। ठीक है, इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पे स्पाइक्स आते हैं, ऐसे इस तरह के स्पाइक्स आते हैं, वो स्पाइक हैं करस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक लाइंस। तो कैरेक्टरिस्टिक जो लाइन होती हैं उनके तो आते हैं स्पाइक, और बाकी सारी वेवलेंथ जो है वो कंटिन्यूअस आती हैं। ठीक है ना, मुझे लग रहा है अपने पास टाइम थोड़ा कम है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू। यस सर। 5 बजे से है क्या मेरी अगली क्लास? यस सर। क्लास है भाई बजे से 5, 5:15 बजे से है, बच जाओगे। चलो एक बार कंटिन्यूअस भी खत्म करते हैं। देखो भाई, origin of continuous देख लेते हैं। In addition to the characteristic X-ray, X-ray tube emit X-rays of all wavelength, बाकी सारी wavelength भी निकलती हैं, characteristic तो निकलती हैं। तो characteristic कब निकल रही थी, जरा वो वाली चीज ध्यान रखें कि जब किसी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया था, बाहर निकाल दिया था, तो उसकी कैविटी को भरने के लिए ऊपर से जो लोग आए थे, उनकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस हुई थी। ठीक बात है क्या? हाँ सर। ठीक बात है। अब आते हैं भाई दूसरी सिचुएशन पे। अब हर किसी इलेक्ट्रॉन में इतना दम तो होगा नहीं कि वो के शेल पे जाके अटैक कर ले और उसको वहां से निकाल फेंके। कुछ ऐसे होंगे जो बस जस्ट एक्साइट कर पाएंगे, ऊपर के लेवल में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, उसके बाद वहां से टकराता हुआ 5 5 से 4 4 से 3 3 से 2 2 से 1 में ऐसे गिरता पड़ता आ रहा होगा नीचे, तो छोटे छोटे फोटोन निकालता जाएगा। वो जो छोटे छोटे हाँ फोटोन सर। निकालता जाएगा वो बनाएंगे कंटिन्यूअस एक्सरेज। तो जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट नहीं हुए, जस्ट एक्साइट हुए हैं, वो जब नीचे आएंगे वापस अपने ग्राउंड स्टेट में, तो उस टाइम पे जो क्रिएट होंगी एक्सरेज, दे विल बी कॉल्ड कंटिन्यूअस एक्सरेज। ठीक है भाई लोग? हाँ, द वेवलेंथ ऑफ द कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। ये सारे मटेरियल में सेम आती हैं, जबकि कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो मटेरियल स्पेसिफिक हैं,
उन्हीं की वजह से वो फॉर्मूला आया है, मटेरियल स्पेसिफिक होने की वजह से ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंटिन्यूस एक्सरे इज दैट दे एंड एब्रप्टली एट अ सर्टेन लोअर वेवलेंथ। ठीक है, मतलब इनको भी थ्रेशोल्ड चाहिए, थ्रेशोल्ड के बिना ना चल पाएगा इनका काम। ओरिजिन कैसे है भाई, ओरिजिन पढ़ देता हूँ एक बार क्या है। इफ द इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ एनर्जी ईवी इज इंसिडेंट ऑन ए टारगेट मटेरियल, इट इंटरेक्ट विद द कूलम्बियन पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, इट इंटरेक्शन with the incident electron is high. The charge of nucleus Ze, the force of Coulombian is this, where r is the distance of the electron from the nucleus. This force of attraction accelerate the electron. ओ भाई इसमें तो ज्यादा ही फेंक रखा है, जरूरत नहीं है इसकी, हमें हट जा। मेरी बात समझ गए कि क्यों निकलेंगी कंटिन्यूस एक्सरेस? हाँ हाँ सर, सर। उसकी कैविटी Yes, को फिल sir. करने के लिए निकली। कैविटी वाली नहीं, कैविटी वाली तो निकलेंगी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कंटिन्यूस की बात हो रही है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अच्छा कंटिन्यूस, अच्छा स्टेट में पहुंचेगा उसके बाद वहां से धीरे धीरे जंप मारता हुआ नीचे आएगा। ठीक है ना ऐसा। तो देखिए भाई, एक होती है ये कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ओवरलैप करूं, ग्राफ बनाऊं, तो इस तरह का ग्राफ आता है। ये कंटिन्यूस का ग्राफ है, ये वाला। ठीक है ना, लेकिन इस पे बीच बीच में कहीं कहीं पे स्पाइक्स भी मिलते हैं, ये स्पाइक मिले जैसे कि, ठीक है ना, ये स्पाइक मिले, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक के हैं भाई। ये सारे होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना भाई, अगर के अल्फा लाइन आ गई, ठीक है ना भाई, अगर के अल्फा लाइन आ गई तो फिर के बीटा थोड़ी आएगी Yes, sir. भाई। अगर के अल्फा का मतलब तुम्हारी के शेल में कैविटी थी, उसको एल ने आके भर दिया, तो फिर एम से के में थोड़ी आएगा। हाँ सर, हाँ हाँ नहीं हाँ, सर, ठीक ठीक। नहीं आएगा सर। ये तो दिखाने के लिए दिखा रखी है कि के अल्फा के बीटा के गामा इस तरह से लाइन यहाँ पे होंगी, एल अल्फा एल बीटा यहाँ पे होंगी। ठीक है ना, ये वाला एल अल्फा होगा, ये वाला एल बीटा होगा, और इस तरह से एम अल्फा एम बीटा होंगी। तो वो दिखाने के लिए दिखा रखा है, लेकिन अगर के अल्फा आ गई तो के बीटा तो आ ही नहीं सकती। फाइन। सो अगर प्रैक्टिकली देखूं कि क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो भाई ऐसा बनेगा कि यहाँ पे एक लाइन आई ऐसे, फिर अब एल में कैविटी हो गई, ये कौन सी लाइन थी, के अल्फा। तो जब एल ने के को भरा आके, तो अब एल में कैविटी हो गई, एल को भरने के लिए कोई आएगा। लो भाई, सपोज वहां पे एम से आया, एम में एन से आया सपोज, तो एम अल्फा, इस तरह की लाइन आती जाएंगी क्या? Yes, sir. तो किस वाले यस सर। मेटल में कौन सी लाइन आ रही है, उससे मैं जज कर सकता हूं कि वो कौन सी मेटल है। तो दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल। ठीक है, और ये जो है ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के ऊपर ओवरलैप होती है कैरेक्टरिस्टिक, और वो स्पाइक्स बनाते हुए आती है। ठीक है, तो ये सब जस्ट दिखाने के लिए दिखा रखा है कि के अल्फा इधर होगा, के बीटा इधर होगा, के गामा इधर होगा, है ना, एल अल्फा इधर होगा, एल बीटा इधर होगा। फाइन, दिखाने के लिए दिखा रखा है, लेकिन एट अ टाइम के अल्फा के बीटा दोनों एक साथ तो बिल्कुल नहीं आ सकते। ठीक है भाई लोग तो जो प्रैक्टिकली कुछ सर। आता होगा तो वो इस तरह का कुछ आता होगा। ठीक है, हाँ सर। चलिएगा, तो इस तरह से वो दोनों सिस्टम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज वो है कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अगर मेटल में से इलेक्ट्रॉन या एक्साइट करने हैं या नॉकआउट करने हैं, तो उनके पास एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो जो हाँ सर, मिनिमम आ तो रहे चाहिए। हैं जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उनके पास एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। उस हाँ सर। थ्रेशोल्ड एनर्जी से पहले कोई भी एक्सरे नहीं होगी। ठीक है क्या? यस सर। उस थ्रेशोल्ड एनर्जी से पहले कोई भी एक्सरे नहीं होगी। तो वो जो है ई इलेक्ट्रॉन सॉरी एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। किसी तो एनर्जी का लेवल 1 से 2 में जाने का एटलीस्ट, या किसी का भी, वो बराबर होना चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर के, यानी कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी के बराबर। ये कितना होगा, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर को अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हो तो ईवी लिखते हो, तो मैं यहाँ से लैम्डा निकाल सकता हूँ एच सी अपॉन ईवी कि कितनी एनर्जी, कितनी मिनिमम लैम्डा हो सकती है किसी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, किस एनर्जी का फोटोन है तो उसकी लैम्डा मिनिमम कितनी आएगी, ये वाली चीज। ठीक है, तो कंटिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक ओवरलैप्ड और एक लैम्डा मिनिमम, बस ये दो चीजें बनी हुई है इसमें। ठीक है भाई लोग, ये फिर कुछ कुछ क्वेश्चन दिखा रखे हैं, ट्राई करने की कोशिश करना। और एक चीज़ और मुझे याद आई,
जो मैं मिस कर रहा हूँ शायद वो ये कि इस ए की वैल्यू कितनी होती है, मौजले में ए की वैल्यू कितनी होती है। मौजले कहाँ चला गया, मौजले में मेरा सर ए की वैल्यू कितनी होती है भाई, कैसे निकालेंगे। कौन सा लिख रखे? देखिए कौन सी लाइन के लिए है ये, के अल्फा लाइन के लिए। के अल्फा कौन सी होती है, n1 इज इक्वल टू 2 से n1 इज इक्वल n2 इज इक्वल टू 1 में आता है, ऐसी होती है। यस सर। उसके लिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूं, उसके लिए अगर मैं लैम्डा लिखता हूँ 1 अपॉन लैम्डा, तो क्या होता है वो आर जेड 1 माइनस जेड माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ऐसी होती है क्या। यस सर। फाइन, इसमें सी से इधर मल्टीप्लाई करो, सी से इधर मल्टीप्लाई करो, तो क्या अब ये फ्रीक्वेंसी बन गई है। बन गई सर। Yes, sir. इक्वल टू आर सी जेड माइनस 1, और ये क्या 3/4 आ गया। हाँ सर। तो देखिए भाई ये कितना है, 3 अपॉन 4 और z माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू हो गया क्या, इस पूरी इक्वेशन का यस सर सही है। 3rc/4 का अंडर रूट और z माइनस 1, देखना ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम हो गई। अब सेम हो जाएंगे सर, एक ही वैल्यू निकल Yes, जाएगी sir. यहाँ हो से। गई. नहीं भाई एक वैल्यू आ गई, सॉरी इसका अंडर रूट भी है। ठीक है दोस्तों, ऐसा आ हाँ जाए। सर। Yes, sir. राइट, सो 3√3rc/4 ऐसा हो गया भाई। ए की वैल्यू किसके लिए, लेकिन के अल्फा लाइन के लिए। अगर लाइन चेंज होगी, के बीटा होगी, तो भाई फिर ए की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है भाई लोग, ठीक है सर। यस सर। चलेगा। तो ये सारा आइटम हुआ एक्स रेस। फाइन, कल क्लास कितने बजे अपनी, 10:30 हाँ सर। नहीं 11:15 से 12:30। 45. भाई Yes, लोग sir. कल कंटिन्यू कर लेंगे क्लास, प्रियांशु, तेजस, इवा। आप बताओ सर। आप बताओ, नहीं मैं तो चली रही है। अपना 2 क्लास का मटेरियल बचा है, रेडियो एक्टिविटी कल शुरू करते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन या डाउट करना है वो करते हैं, एंड देन फेस टेस्ट के बाद शुरू कर लेंगे फिर वो सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन। चलेगा चलेगा सर। श्रेया, यस सर। कल करें कंटिन्यू क्लास। हाँ सर। चलिए, तो कल मैं फिर मैं एक बार टाइमिंग एक बार कंफर्म कर लूँ